हाय एवरीवन। आपने मेरा अगर फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने ट्रस्ट, चैरिटेबल एंड रिलीजियस और उसी के साथ एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड था एक्रेडिटेड इनकम का। ठीक है जी, यानी सेक्शन नंबर 115 टीडी वो हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। तो हम अपने ये जो रिवीजन है फॉर द जैन 2021 वाले एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जो कर रहे हैं यहाँ पे, उसको कंटिन्यू करते हुए कुछ चैप्टर्स हैं मैं आपको रिवीजन कराना चाहूँगा एंड आई वुड लाइक टू टच द एरिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आपको विजिबल ही होगा, ठीक है। तो आज जो तकरीबन मैंने यहाँ पे 25 टॉपिक्स ऐसे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो ये 25 टॉपिक्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे टारगेट किए हैं कि मुझे आज संडे का दिन है, 3rd ऑफ जैन है, 3rd ऑफ जैन संडे का दिन है, तो बैच का आज छुट्टी है, तो बैच नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना बाकी बच्चे जितने भी हमारे से जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, राइट, तो उनका लिए कुछ रिवीजन प्लान करते हैं ताकि उनको रिवीजन करने में थोड़ी सी हेल्प हो। ठीक है जी, तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ से जो जो चैप्टर हम करते रहेंगे उनको हम यहाँ से डिलीट करते रहेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे टनेज टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। टनेज टैक्सेशन देखो मैं बता देता हूँ, इसका क्वेश्चन काफी टाइम से एग्जाम्स में नहीं आया है, तो यानी क्वेश्चन यहाँ से आने की एक तो उम्मीद है, ठीक है जी। तो टनेज टैक्सेशन देखो, पहली बात तो ये ध्यान रखो, ये जो टनेज टैक्सेशन है ना, ये रेजिडेंट के लिए अवेलेबल है। टनेज टैक्सेशन का जो स्कीम है ये केवल रेजिडेंट एसएससी के लिए अवेलेबल है। नॉन रेजिडेंट के लिए आपको याद आ रहा होगा सेक्शन नंबर 44B बी कुछ याद आ रहा है, जहां पे नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस करता है तो उसको प्रिजम्पटिव ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो नॉन रेजिडेंट के लिए वो प्रिजम्पटिव, जिसमें कितना परसेंट टैक्सेबल होता है, 5% ऑफ द फ्रेट वगैरह का आपको याद आ रहा होगा, ठीक है जी। करेक्ट करते हैं। अच्छा, तो भाई वाई टनेज टैक्सेशन, टनेज टैक्सेशन क्यों आया? क्योंकि भाई नॉन रेजिडेंट के लिए हमने एक प्रिजम्पटिव स्कीम दे दी थी, तो यहाँ पे जो रेजिडेंट एसएससी था उसने भी कहा कि भाई हमें भी कोई एक प्रिजम्पटिव स्कीम दो, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो तुम्हें टनेज टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट देते हैं। आप चाहो तो अपना इनकम या तो नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट कर लो या फिर टनेज टैक्सेशन स्कीम के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। अच्छा, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से कैसे? भाई वही कि एक तरफ पूरी की पूरी रिसिप्ट लिखी जाएगी और इधर दूसरी तरफ क्या लिखी जाएगी, खर्चे माइनस हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट यहाँ पे इनकम में से रिसिप्ट में से खर्चे घटा दो, तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर टैक्स पे कर दो। दूसरा क्या है, टनेज स्कीम में कहा कि भाई खर्चे वर्चे छोड़ो, खर्चे वर्चे छोड़ो, हम देखेंगे जो शिप है वो कितने दिन तक ऑपरेट करा इंडिया में, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसके बेसिस पे हम यहाँ आपकी इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये स्कीम जो है पूरी की पूरी ऑप्शनल है, ठीक है जी। और टनेज जो इनकम कैलकुलेट करेंगे टनेज स्कीम से, तो वो भी चार्जेबल तो होगी पीजीबीपी में, लेकिन जो कंप्यूट होगी इस स्कीम के तहत होगी। ओके, अच्छा, सबसे पहले कहते हैं कुछ साइलेंट फीचर है इस स्कीम के। क्या स्कीम के साइलेंट फीचर है? देखो, एक तो क्वालिफाइंग कंपनी होनी चाहिए और उसके पास क्या होना चाहिए, एक क्वालिफाइंग शिप होना चाहिए। सबसे पहले क्वालिफाइंग कंपनी क्या होती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वालिफाइंग कंपनी मतलब या तो वो इंडियन कंपनी हो या ऐसी कंपनी जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो हो इंडिया के अंदर हो। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है, प्लेस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डिसीजन लेने की पावर, ठीक है जी। सी पॉइंट है, ऑन एटलीस्ट वन क्वालिफाइंग शिप। क्वालिफाइंग कंपनी आप तब कहलाई जाएंगे जब एटलीस्ट आप वन क्वालिफाइंग शिप ऑन करेंगे, आपके पास होना चाहिए वन क्वालिफाइंग शिप। वन क्वालिफाइंग शिप कहाँ क्या है कि भैया वन क्वालिफाइंग शिप के साथ पहले चौथा ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जो एक कंपनी है क्वालिफाइंग का, उसका क्या होना चाहिए भाई, इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये बिजनेस ऑपरेटिंग शिप इंडिया में, ठीक है ना। मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ शिप्स, ठीक है जी। डी पॉइंट, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे इस पेन में थोड़ा सा इशू आ रहा है, हाँ अब ठीक है, ये ठीक चल रहा है। अच्छा, अब क्वालिफाइंग शिप क्या है, ये कह रहा है क्वालिफाइंग शिप इज वन विद मिनिमम टनेज ऑफ 15 टन एंड हैविंग ए वैलिड सर्टिफिकेट। क्वालिफाइंग शिप का मतलब है ऐसा शिप जिसका जो है वेट जो है मिनिमम 15 टन के करीब उसका वेट है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, जो शिप होते हैं पानी के कई सौ टन के होते हैं, ये तो केवल यहाँ पे 15 टन बोल रहा है।
क्या खाली सर यही क्वालिफाइंग शिप है? नहीं, इसके अलावा काफ़ी पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये कह रहा है, क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डज एवरी शिप और वेसल और 15 टनेज मींस क्वालिफाइंग शिप, कि भाई जो वेसल या फिर शिप है जिसका वजन 15 टनेज या उससे ज़्यादा है, क्या सबके सब यहाँ पे क्वालिफाइंग शिप कहेंगे? नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है कि कुछ एक्सक्लूजन है। कैसा? जो भाई फिश यूज होते हैं फिशिंग वेसल में, फिश के ऑपरेशन में यूज होते हैं, उनको क्वालिफाइंग शिप नहीं कहते। साथ ही साथ शिप और वेसल यूज फॉर प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विस है, या फिर हार्बर, रिवर, फेरीज वगैरह, ये भी इंक्लूड नहीं होते। ऑफशोर इंस्टॉलेशन, ऑयल रिग वगैरह, या फिर प्लेजर क्राफ्ट। प्लेजर क्राफ्ट मतलब वो आपने देखा होगा कि ये नहीं है, अभी रॉयल स्टैग वाली कंपनी का ओनर, उसमें क्रूज वगैरह पे पार्टीज वार्टीज करते हैं, दैट्स काइंड ऑफ शिप कॉल्ड द प्लेजर क्राफ्ट, ठीक है ना। और ऐसा शिप जो यूज्ड है एज ए फिशिंग वेसल फॉर ए ऑपरेशन ऑफ मोर देन 13 डेज। देखो, एक नॉर्मल शिप था जो क्या कहते हैं 15 टन से ज्यादा वजनी था, ठीक है जी, लेकिन वो क्या शिपिंग ऑपरेशन में था 10 दिन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मोर देन 13 डेज, मोर देन 30 डेज आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यूज हो गए अगर इसके लिए, यहाँ पे फिशिंग ऑपरेशन के लिए, तो भैया आप भी क्या है डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे यहाँ पे क्वालिफाइंग शिप से। तो ये बात क्लियर है? बस ये तो था बेस, ये तो था बेस। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन आने वाला है फाइनल में, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भैया आपको टनेज इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले टनेज इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, ध्यान से सुनिए। देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है डेली टनेज, इसकी डेली टनेज इनकम को कैलकुलेट करने का। क्या है? मान लो जो क्वालिफाइंग शिप है, पहले तो हमने ये देखा भी क्वालिफाइंग कंपनी होनी चाहिए, ABCD पॉइंट बताए। फिर मैंने आपको बताया क्वालिफाइंग शिप होना चाहिए क्वालिफाइंग कंपनी के पास। तो क्वालिफाइंग शिप में क्या क्या एक्सक्लूजन्स है वो मैंने आपको बताया। अभी मैं बता रहा हूं कि जो क्वालिफाइंग शिप होगा उसका जो नेट टनेज होगा उसके हिसाब से इनकम कैलकुलेट होगा। जैसे मान लो क्वालिफाइंग जो शिप है उसका नेट टनेज यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले अप टू 1000 टन, अप टू 1000 टन लिखा है, तो कहता है 70 फॉर ईच 100 टन, 70 फॉर ईच 100 टन। अच्छा, यानी 70 रुपए हम आपकी इनकम मान लेंगे फॉर ईच 100। तो मान लो 1000 के लिए कितना हो गया भाई, 1000 के लिए 70 फॉर 100 है, तो यानी 70 रुपए फॉर 100 टन के लिए, तो इसलिए 1000 टन के लिए कितना हो गया, 700 हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ से 700 हो गया। अच्छा, अब कहता है एक्सीडिंग 1000, अगर आपका जो नेट टनेज है एक्सीडिंग, आप टनेज वेट ले जा रहे हो 1000 टन से ज्यादा बट नॉट मोर देन 10,000, तो यानी नेक्स्ट 9000 के लिए कितना हो गया, ये हो गया नेक्स्ट 9000 के लिए हो गया आपका 700 ऊपर वाला प्लस 53 रुपए फॉर 100 टन, ठीक है जी। इसी तरह पहले में 70 था फॉर 100 टन अप टू 1000 तक, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है 53 रुपीज फॉर ईच 100 टन अप टू कितना, 1000 से ऊपर 10,000 तक। इन द सेम में 10,000 से ऊपर 25,000 तक क्या है, 42 पहले वाला जोड़ दो और 42 फॉर ईच 100 टन। तो इस तरह करके आप यहाँ पे इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चा गलती कहाँ करता है मैं आपको बताना चाहूंगा, राउंड ऑफ करने में। जैसे क्या है, मान लो कोई वेट दिया हुआ है, लेट्स टेक एग्जांपल कि एक कोई क्वालिफाइंग शिप है और वो वेट ले जा रहा है, लेट्स टेक 48,250.46 kg। इतना टन वेट है, इतना टन वेट है क्या, 48,250.46 टन, ठीक है जी। ये केजी में है, ठीक है जी। ये सारा जो क्वांटिटी दी हुई है टन्स में दी हुई है, इतना टन्स वेट है। तो सबसे पहले केजी को ना पूरी की पूरी तरह इग्नोर कर देना। किलोग्राम में अगर कोई वेट दिया हो पूरा का पूरा आपको इग्नोर कर देना है। फिर यहाँ पे जो टन्स है ना उनको भी राउंड ऑफ करना है। कैसे राउंड ऑफ करना है मैंने लिखा हुआ है, ये कहते हैं टनेज, यानी टन्स इज टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 टन। मान लो 50 और मोर है, जैसे यहाँ पे क्या है 250 है, आई रिपीट, जैसे यहाँ पे क्या है 250 है, यानी 50 है, 50 या और मोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 300, रिपीट, यहाँ पे हो जाएगा 300, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। मान लो यहाँ पे 55 होता तो भी 300, यहाँ पे 75 होता तो भी 300, ठीक है ना। राउंड कब तक कर देंगे, 100 टन में आपको राउंड ऑफ करना है। अब मान लो यहाँ पे 49 होता तो 200 रह जाता, 48,200। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, और आपको हाँ एक ध्यान रखना है, देखो ये पॉइंट पढ़ो, आपको इस पे एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहता है रेलिवेंट शिपिंग इनकम। रेलिवेंट शिपिंग इनकम मतलब क्या है,
ये कहता है प्रॉफिट फ्रॉम कोर एक्टिविटीज एंड प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटीज। मतलब ये कहता है रेलिवेंट शिपिंग मतलब प्रॉफिट फ्रॉम कोर एक्टिविटीज, कोर मतलब मेन एक्टिविटीज से बिजनेस, और इंसिडेंटल एक्टिविटीज से। ये क्या कह रहा है, वेयर, ध्यान से सुनना, वेयर aggregate of income from the incidental activities exceed 1/4%, that is 25% of the turnover from the core activities, then such excess will not part of relevant shipping income। तो भैया रेलिवेंट शिपिंग इनकम पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कह रहा है कि भैया रेलिवेंट शिपिंग इनकम मतलब टोटल होगा ये कोर प्लस इंसिडेंटल एक्टिविटीज का, लेकिन इंसिडेंटल एक्टिविटीज 25% ऑफ द कोर एक्टिविटीज से ऊपर नहीं जा सकती। इसका मैंने स्टार्टिंग में स्लाइड में क्वेश्चन दिए हुए हैं और मैंने अपनी क्लास में अच्छे से एग्जाम्पल कराए हुए हैं, तो आप इसको कर ही लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है जी। आगे पॉइंट है भैया कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी चैप्टर 6 से की, साथ ही साथ जो लॉसेज है विल नॉट बी अवेलेबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम अदर देन रेलिवेंट शिपिंग इनकम। ये जो शिपिंग इनकम से ही आप शिपिंग के लॉस को सेटअप कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। और इंपॉर्टेंट चीज़ है मैट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यही चीज़ मैं आपको मैट में बताऊंगा कि जो इनकम टनेज स्कीम के तहत टैक्सेबल होती है तो उसमें मैट एप्लीकेबल नहीं होता है। ये 4-5 क्वेश्चन है, आप देख लेना। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो गया है, ठीक है ना। दूसरे चैप्टर को रिवीजन करेंगे हम। थोड़ा सा पानी पियेंगे। मैंने क्या कहा था, जो जो चैप्टर होता रहेगा उसको डिलीट करते रहेंगे, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो बार बार खोलने के लिए। अच्छा चलो टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड करते हैं, ठीक है जी। आपको जरूरी है वही एनर्जी मेंटेन करनी जो एनर्जी मैं आपके साथ मेंटेन कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे थोड़े से क्या है नोट्स बने हुए हैं। देखो दोस्तों, जिस तरह आपने टनेज स्कीम का देख लिया, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया एक क्वेश्चन जरूर लगा लें, ठीक है जी। जो आपको मैंने पढ़ाया है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है जी। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड का चैप्टर डिस्कस, ठीक है जी। ये मैंने क्लास में पढ़ाए हुए थे बच्चों के लिए, वो थोड़ा सा नोट से मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है जी। देखो टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें होता क्या है, यूनिट होल्डर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करता है किसमें, इन्वेस्टमेंट फंड में। अब इन्वेस्टमेंट फंड कमा के किसको देगा, क्योंकि यूनिट होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन्वेस्टमेंट फंड में, तो इन्वेस्टमेंट फंड कमा के किसको देगा, यूनिट होल्डर को देगा। तो इसमें होता क्या है, यहां से ये वाला एरो देखो, इन्वेस्टमेंट फंड ट्रांसफर ऑल द इनकम आफ्टर टीडीएस। इन्वेस्टमेंट फंड ट्रांसफर कर देता है सारी की सारी इनकम यूनिट होल्डर्स को, लेकिन आफ्टर टीडीएस। लेकिन ये कह रहा है एक्सेप्ट पीजीबीपी इनकम। अच्छा टीडीएस का क्या रेट है, देखो भैया 10% के हिसाब से आपको टीडीएस काटना है, ठीक है जी। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट को या फिर फॉरेन कंपनी जो आपका यूनिट होल्डर है, तो उस केस में जो भी रेट इन फोर्स होगा उसके हिसाब से आपको टीडीएस काटना है, ठीक है जी। मैंने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट फंड सारी की सारी इनकम ट्रांसफर कर देगा यूनिट होल्डर्स को एक्सेप्ट पीजीबीपी इनकम, यानी पीजीबीपी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड पे। अच्छा जी, किस रेट से टैक्सेबल होगी, अगर इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी या फिर फर्म है, अगर इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी या फिर फर्म है तो 30% के हिसाब से। इसके अलावा अगर मान लो इन्वेस्टर फंड कोई एओपी है, बीओआई वगैरह है, तो भैया एमएमआर रेट से, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्सेबल होगा। अच्छा जी, अब इन द सेम वे अब यूनिट होल्डर्स के हाथ में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, चूंकि पीजीबीपी इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड पर टैक्सेबल हो गई है, अभी वही इनकम यहाँ पे यूनिट होल्डर्स के हैंड पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी जितने भी इनकम है वो यूनिट होल्डर्स के हैंड पे टैक्सेबल होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक पॉइंट था, एक्चुअली अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2019 की। अब ध्यान देना, पहले क्या हो रहा था, ओल्ड प्रोविजन में क्या हो रहा था, देखो क्या हो रहा था, ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस
ऑल टाइप ऑफ लॉसेज। मान लो अभी तो हमने इनकम की बात करी कि इन्वेस्टमेंट फंड इनकम अदर एक्सेप्ट पीजीबीपी की इनकम ट्रांसफर कर देता है। अब मान लो इन्वेस्टमेंट फंड को इन्वेस्टमेंट किया और लॉसेस हो गए, तो लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा, कौन सेट ऑफ करेगा, कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, ये ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, सुनेंगे। ये कहता है ओल्ड प्रोविजन क्या कहते थे, ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस वर अलाउड टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बाय इन्वेस्टमेंट फंड। ओल्ड जो प्रोविजन थे वो कहते थे कि भाई सारे के सारे जो लॉसेस हैं उनको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करना वो क्या है, इन्वेस्टमेंट फंड के का काम है। लेकिन अब क्या अमेंडमेंट आई, अमेंडमेंट आने के बाद ये हो गया कि भैया ये कहता है पास थ्रो ऑफ स्टेटस फॉर द लॉसेस, अगर लॉसेस जो एक्यूमुलेटेड है एज ऑन 31 मार्च 2019। अच्छा, और जो लॉसेस है 31 मार्च 2019 की बात के, यानी जो करंट ईयर 19-20 से रिलेटेड, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब जो करंट इसमें आया, मतलब करंट ईयर 19-20 में क्या होगा, 19-20 में ये होगा चूंकि इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड पे जो टैक्सेबल होती है इनकम केवल पीजीबीपी की होती है, तो केवल पीजीबीपी से रिलेटेड के जो लॉस हैं वो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड कर सकते हैं। बाकी जितने भी लॉसेस हैं वो ट्रांसफर करने पड़ेंगे बाकी अदर इनकम से, जैसे कैपिटल गेन में कोई लॉसेस है, ठीक है जी, तो वो किसको कैरी फॉरवर्ड या फिर सेट ऑफ करने पड़ेंगे, वो करेगा यूनिट होल्डर्स, यानी इन्वेस्टमेंट फंड सारे के सारे लॉसेस को नहीं यहाँ पे सेट ऑफ या फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और है, एक पॉइंट और है, ध्यान रखना। ये कहता है अदर देन पीजीबीपी लॉस, आई रिपीट, ये कहता है अदर देन पीजीबीपी लॉस शैल बी ट्रांसफर टू यूनिट होल्डर। लेकिन कौन से यूनिट होल्डर, such loss has arisen in respect of units which has been held by the unit holders for a period of at least 12 month। मतलब यूनिट होल्डर्स तभी उसी लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड या फिर सेट ऑफ कर सकते हैं जो लॉस अराइज हुआ है कब, जब यूनिट होल्डर्स ने यूनिट्स रखी हैं कम से कम 12 महीने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अदरवाइज लैप्स हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, समरी कर रहा हूँ अगर इसका पूरा का पूरा। भाई यूनिट होल्डर इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट फंड को। अब इन्वेस्टमेंट फंड क्या करता है, सारी की सारी एक्सेप्ट पीजीबीपी इनकम ट्रांसफर कर देता है यूनिट होल्डर्स को। अगर इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी है, ठीक है जी, या फिर फर्म है, तो 30% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट फंड टैक्स पे करेगा। अदर केसेस में जैसे ईओपी बीओआई अगर इन्वेस्टमेंट फंड, तो एमएमआर रेट से टैक्स पे करेगा। अच्छा, और यूनिट होल्डर्स के हैंड पे पीजीबीपी का इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंड ने ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया। ठीक है जी, बाकी इनकम यूनिट होल्डर्स के हैंड पे टैक्सेबल होगी। ओके, अमेंडमेंट से पहले क्या होता था, यानी 31 मार्च 2019 तक के लॉसेस का क्या टैक्स ट्रीटमेंट है भैया। पहले क्या होता था कि सारे के सारे जो लॉसेस हैं अप टू 31 मार्च 2019, उससे पहले क्या होता था, सारे के सारे लॉसेस को सेट ऑफ करना या फिर कैरी फॉरवर्ड करना, ये इन्वेस्टमेंट फंड का काम था। लेकिन अब क्या होगा, चूंकि बिजनेस की इनकम केवल इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल होती है, तो बिजनेस के ही लॉस को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट फंड कर सकता है। बाकी लॉस को कैरी फॉरवर्ड या फिर सेट ऑफ करना किसका काम है, यूनिट होल्डर्स का काम है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट फंड आपकी ड्यूटी बनती है कि अदर देन बिजनेस लॉसेस आप ट्रांसफर कर देंगे किनको, यूनिट होल्डर्स को। ठीक है ना, तो भैया इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेना। हालांकि ये मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसका आंसर ये है, आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया, बस यहाँ एक छोटी सी कमी है, ये एमएमआर के रेट से होना चाहिए था। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सेम लाइन में आपको पढ़ाऊंगा सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में, और सेम लाइन में आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस ट्रस्ट में। ठीक है ना, इसमें क्या है भैया, ये कहता है इफ इनकम एक्रूजिंग और अराइजिंग, रिपीट, if the income accruing or arising or received by the investment fund has not been paid or credited to the investor, the same shall be deemed to have been credited to the account of the said person on the last day of the previous year। ये कह रहा है, मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि अदर देन पीजीबीपी इनकम सारे की सारी ट्रांसफर करनी होती है यूनिट होल्डर्स को। सॉरी, मान लो इन्वेस्टमेंट फंड को कुछ इनकम नहीं मिली, कुछ मान लो टोटल इनकम कितनी थी, 1 करोड़ थी, लेकिन क्या है कि कुछ या तो इन्वेस्टमेंट फंड को रिलाइज ही नहीं हुई इनकम। ठीक है ना, एक्रूज होगी लेकिन रिलाइज नहीं हुई। दूसरा क्या केस हो सकता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड के पास तो इनकम आ गई लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई यूनिट होल्डर्स में। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है कि ये केस बनता है कि मान लो इफ द इनकम एक्रूजिंग और राइजिंग
or to received by the investment fund has not been paid. इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड पे एक्रूज होगी, राइज होगी, या फिर उसको मिल गए लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हुई, जस्ट ट्रांसफर नहीं हुई यूनिट होल्डर्स को, तो भैया ये मान लिया जाएगा इट शैल बी डीम्ड कि वो इनकम लास्ट डे जो भी होगा प्रीवियस ईयर का, जैसे यानी 31 मार्च, उस दिन आपने ट्रांसफर कर दी। अकॉर्डिंगली टीडीएस काटने की भी लायबिलिटी अराइज हो जाती है, और यूनिट होल्डर्स का लायबिलिटी होता है कि भाई ये इनकम को भी अपने रिटर्न में कंसीडर करे और उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करे। अब उससे बच्चे पूछेंगे कि सर जब इन्वेस्टमेंट फंड को फंड ने इनकम ही ट्रांसफर नहीं करी, तो यूनिट होल्डर्स को कैसे पता लगेगा कि भैया मेरी इनकम कितनी है या कौन से नेचर की इनकम है? तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे मैंने पॉइंट नंबर 2 लिखा है भैया क्या है कि इन्वेस्टमेंट फंड शेल प्रोवाइड ब्रेकअप रिगार्डिंग द नेचर एंड द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड प्रोवाइड करेगा ब्रेकअप रिगार्डिंग नेचर एंड प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एंड सच अदर रेलिवेंट डिटेल। तो बताएगा कब तक करना है, ये 30 जून तक करना है। जब 30 जून तक नॉर्मली अगर एसएससी है उसको 31 जुलाई उसकी ड्यू डेट होते हैं रिटर्न फाइलिंग की, यानी 30 जून तक यहाँ पे मैंडेटरी है कि इन्वेस्टमेंट फंड बताएगा कि कौन सी इनकम उसको रिसीव्ड हो गई है, कौन सी इनकम उसको एक्रूज राइज हो गई है और उनका नेचर क्या है। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंगली यूनिट होल्डर जब भी अपने रिटर्न भरेंगे तो उस इनकम को भी कंसिडर कर लेंगे। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फंड को कंपलसरी रिटर्न फाइल करना होता है अंडर सेक्शन 139(4)(f), ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, एक चीज और कि ये जो इन्वेस्टमेंट फंड होता है ये 30 जून को तो इन्वेस्टर को बता देंगे, साथ ही साथ अप टू 30 नवंबर तक ये ना इनकम टैक्स अथॉरिटी जो होती है उसको भी रिपोर्टिंग करते हैं। क्योंकि अगर मान लो इन्होंने यूनिट होल्डर्स को तो बता दिया लेकिन यूनिट होल्डर्स ने उस चीज को अपनी रिटर्न में कंसीडर नहीं किया तो इनकम टैक्स अथॉरिटी भी नोटिस भेज सकती है। क्लियर है? ओके, इसको बंद कर दें। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट छुटा है। इस चैप्टर को भी यहाँ से डिलीट करते हैं। पॉलिटिकल खोल लेते हैं। पॉलिटिकल देखो, पॉलिटिकल में आपको जो क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं कि एक तो क्वेश्चन आपको यहां से आएगा कि बाय डिडक्शन का। भाई मान लो कि क्वेश्चन आपको पीजीबीपी का दिया रहेगा, उसमें दिया होगा कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज के रिस्पेक्ट में जो एसएससी ने खर्चा किया, ठीक है जी, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया। तो भैया आपको ध्यान देना है कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी आप डोनेशन देते हो उसमें एसएससी को क्या है डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80 जीजीबी और अंडर सेक्शन 80 जीजीसी। देखो जीजीबी बी माने होते हैं बड़े लोग यानी कंपनी वगैरह, ठीक है जी, और सी माने छोटे लोग होते हैं, छोटे लोग यानी इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन करते हो, ठीक है जी, तो आपको 80 जीजीबी एंड 80 जीजीसी में आपको डिडक्शन मिल जाता है। बी माने बड़े लोग कंपनी फर्म वगैरह और सी माने छोटे लोग एचयूएफ या फिर इंडिविजुअल वगैरह। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या सर सारी की सारी कंपनी यहाँ पे डोनेशन कर सकती हैं? देखो डोनेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, हर कंपनी कर सकती है, लेकिन जो इंडियन कंपनी है, ठीक है जी, इंडियन कंपनी है उसमें क्या है, एक तो पब्लिक सेक्टर कंपनी और एक ऐसी कंपनी जिसकी एज अभी केवल 3 साल की कंपनी हुई है, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन हुए केवल 3 साल हुए। अगर ये कंपनी पीएसयू या फिर ये कंपनी जिसकी एज अप टू 3 ईयर्स है, ये अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा तो इनको भैया यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये पॉइंट आ सकता है। इसके अलावा आपको जो आ सकता है, हाँ, सेक्शन 13A पे क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 13A क्या कहता है, ध्यान से सुनना। सेक्शन 13A कहता है कि भाई इनकम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज के हैंड पे इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन और साथ ही वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन जो भी रिसीव करा है ये सब एग्जेम्प्ट हो जाएगा सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन। अगर पॉलिटिकल पार्टी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगी, अगर प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगी ईच वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन का इन एक्सेस ऑफ ₹20,000 नाम और पते के साथ। अच्छा जी, ऑडिट कराएंगे अपनी बुक्स को किससे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। जो भी कैश डोनेशन है वो 2,000 रुपए से ऊपर का एक्सेप्ट नहीं कर सकती और भैया रिटर्न टाइम पे फाइल करनी है, ठीक है जी। और इलेक्शन कमीशन जो है उसको रिपोर्ट करना है जो भी आपको 20,000 रुपए से ऊपर का डोनेशन मिला है उसके रेस्पेक्ट में। आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। इसका क्वेश्चन कर लेना, मैंने भी एक क्वेश्चन ये रहा और
एक क्वेश्चन ये रहा जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। हाँ जी सर, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमने टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पे खत्म कर दिया। तो मैं यहाँ पे अपनी लिस्ट से इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है ना, डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, टैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, देखो आसान टॉपिक है और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन ना मिलके आपको ना छोटा क्वेश्चन मिलने की यहाँ से उम्मीद रहती है, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे, ये पॉलिटिकल को हटा देता हूँ, राइट। हाँ जी, मैंने यहाँ पे लिखा है टैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एंड इट्स इन्वेस्टर, टैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एंड इट्स इन्वेस्टर। वैसे तो इसके ऊपर मेरा एक प्रॉपर वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, लेकिन फटाक से रिकॉल कराता हूँ। देखो ये जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, इनका रोल कब आता है। देखो कोई एसएससी है, एसएससी ने बैंक से लोन लिया और लोन लेके उसको रिपे नहीं करता। अब बैंक के पास दो रास्ते होते हैं, या तो खुद रिकवरी करे या फिर सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को हायर करे अपनी रिकवरी कराने के लिए, राइट। ओके, अब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को क्या बेनिफिट है। देखो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को ये बेनिफिट है, मान लो कोई डेट रिकवर होना था तकरीबन 100 करोड़ का। अब बैंक क्या काम करेगा, बैंक 90 करोड़ लेगा, ठीक है जी, किससे, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी से, और कहेगा कि अगर तुमने वसूल लिया तो पूरा का पूरा 100 करोड़ तुम्हारा, ठीक है जी, हमें तो बस 90 करोड़ दे दो, हमारा पीछा छोटा, हमें ये एसएससी समझ में ही नहीं आ रहा ये लोन लेके कर क्या रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन कंपनी का रोल आता है। उसीलिए यहाँ पे एक ट्रस्ट है, ये लिखा है ट्रस्ट सेटअप बाय द सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या फिर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है जी। डेफिनेशन बताना चाहूंगा, सिक्योरिटाइजेशन है क्या, लोगों को पता ही नहीं होता, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो सिक्योरिटाइजेशन एक क्या है, एक फाइनेंशियल प्रैक्टिस है। सिक्योरिटाइजेशन इज अ फाइनेंशियल प्रैक्टिस जिसमें क्या है, पूलिंग होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्चुअल डेट, जिसमें पूल किया जाता है क्या, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्टेक्चुअल डेट, जैसे क्या है कमर्शियल लोन, मॉर्गेजेस, ऑटो लोन या फिर रेजिडेंशियल लोन वगैरह, ठीक है जी। आगे देखते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस क्या किया था, बताओ कौन कौन सी 2 चैप्टर या 3 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके, भूल गए क्या, सोच लो। हाँ, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर क्या है, इन्वेस्टमेंट करते हैं किसमें, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में, ठीक है जी। और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हैंड पे ये कहता है इनकम ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन shall continues to be exempt under section 1023 DA। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हैंड पे जो इनकम आती है, ठीक है जी, सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटीज को करते हुए वो एग्जेम्प्ट होगी। आगे सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो भी उनकी इनकम है सेम नेचर एंड प्रोपोर्शन में टू द यूनिट होल्डर्स, या फिर कह दो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं इसमें सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में। लेकिन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट आपकी एक ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, जब भी आप ट्रांसफर कर रहे हो इन्वेस्टर को इनकम को, तो आपको टीडीएस काट लेना है, और टीडीएस जो काटना है आपको सेक्शन नंबर 194 LBC में काटना है। रेट क्या है भैया, वही नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी के केस में रेट इन फोर्स, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ इन्वेस्टर को आप अगर पेमेंट कर रहे हो तो 25%, और अगर अदर रेजिडेंट के रिस्पेक्ट में आप पेमेंट कर रहे हो तो भैया 30%, याद रहेगा। ओके, ये वही था जो अभी हमने डिस्कस किया था, इन्वेस्टमेंट फंड का चैप्टर हमने डिस्कस करा था। उससे पहले हमने क्या करा था, टनेज करा था। उससे पहले हमने, उसके बाद क्या किया था, हमने पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर करा था। ये भी सेम चीज है कि भाई अगर आप ट्रांसफर नहीं करते किसको, इन्वेस्टर्स को, जो भी इनकम है, लेकिन आपको एक्रूज राइज हो गई है, तो भैया ये मान लिया जाएगा कि आपने लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इनकम पेड किया है, और यहाँ पे फिर अकॉर्डिंगली टीडीएस का भी लायबिलिटी आ जाएगा, और यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अपने रिटर्न में ये सिक्योरिटाइजेशन से जो भी इनकम कमाई ये दिखानी होगी। और सिक्योरिटाइजेशन आपका, यहाँ पे आपका ड्यूटी, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का भी ड्यूटी है कि भैया ये ब्रेकअप जो भी है किस नेचर में उनको इनकम आई, ठीक है जी, और कितनी जो प्रोपोर्शन है, ठीक है ना, ये सब 30 जून तक इन्वेस्टर को भेजे आप स्टेटमेंट। साथ ही साथ इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी 30 नवंबर तक आपको ये स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है जी। और ये 30 नवंबर या फिर 30 जून जो भी हमारा प्रीवियस ईयर है उसका क्लोज होने के बाद, जो यानी हमारा असेसमेंट ईयर के टाइम पे आपको ये करना है। ओके, तो बस यही है।
और यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं तो टीडीएस के रिस्पेक्ट में आ सकता है, या फिर आपको क्वेश्चन दे दे कि भाई सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, उसने सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटीज से इनकम कमाई, तो भाई टीडीएस की एक्टिविटीज, टीडीएस की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, खुद के हैंड पे इनकम एग्जेम्प्ट होती है, यूनिट होल्डर के इनकम हैंड पे इनकम टैक्सेबल होती है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये चैप्टर भी मेरे ख्याल से हो गया। एक बार इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर देख लेना आप, ताकि कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाए। ओके, इसको भी बंद करते हैं, ठीक है जी। हाँ, पॉलिटिकल, अभी हमने पॉलिटिकल करा था, ठीक है जी। हमारे तकरीबन 4 चैप्टर हो गए हैं। मैं एक बार नोट डाउन भी करता रहूं ताकि एक मेजरमेंट हो सके। अभी 5वां चैप्टर है इलेक्टोरल। भैया इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है बताओ? इलेक्टोरल बोलेंगे या इलेक्ट्रोल तो पीने वाला होता है, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट है जी, ठीक है। अब देखो जी, ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है, इनका ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है जी। इनका काम क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये डिजाइन होते हैं टू ब्रिंग द मोर ट्रांसपेरेंसी इन द फंड प्रोवाइडेड बाय द कॉर्पोरेट एंटिटीज टू द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर देयर इलेक्शन। ये ट्रांसपेरेंसी लाते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका काम क्या होता है, जो भी कंपनीज से, कॉर्पोरेट से जो भी फंडिंग मिलती है, किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो भी फंडिंग मिलती है कंपनीज से, तो ये क्या है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाते हैं। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है भैया, कंपनी डायरेक्ट अपना पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को ना देके इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू पैसा पहुंचाती है। अच्छा, कौन कौन कंट्रीब्यूशन कर सकता है इलेक्टोरल ट्रस्ट में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इंडियन सिटीजन कर सकता है। मैंने क्या बोला? इंडियन सिटीजन कर सकता है। अब वो क्या हो सकता है, इंडियन सिटीजन रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, ठीक है जी। कंपनी जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, आई रिपीट, कंपनी जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, या फिर फर्म या फिर एचयूएफ जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट को, या फिर ग्रुप ऑफ एओपी बीओआईबी जो रेजिडेंट है इन इंडिया में, यानी रेजिडेंट ही मेनली कर सकता है, लेकिन इंडियन सिटीजन में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के दोनों कवर होते हैं, याद रहेगा। अच्छा, जो बंदा कंट्रीब्यूशन ले रहा होगा तो भैया वो स्लिप वगैरह काटेगा और स्लिप पे ये सारे के सारे पर्टिकुलर्स होंगे, ठीक है जी। ये एक बार देख लेना, बिल्कुल सिंपल है। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन आता है सेक्शन 13A में। तो मैंने क्या पढ़ाया था कि पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और 13B में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि जो भी इलेक्टोरल ट्रस्ट है उसकी भी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कब? जब ओनली, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ओनली ये कहता है इलेक्टोरल ट्रस्ट आपके सारी की सारी इनकम आपकी एग्जेम्प्ट नहीं होगी, केवल आपकी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर डोनेशन का इनकम आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कब? अगर आप 95% ऑफ द एग्रीगेट डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। ध्यान से सुनना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि भैया, जैसे मैंने बताया था, पॉलिटिकल पार्टीज की वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर ये सब एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। मैंने आपको कहा था, तो पॉलिटिकल पार्टीज में के हैंड पे बिजनेस इनकम टैक्सेबल होती थी, क्योंकि उसके लिए 13A में एग्जेम्पशन नहीं प्रोवाइड। अब यहाँ पे क्या है, बच्चे सोचते हैं कि इसी तरह इन द सेम वे इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है उसकी भी सारी की सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नहीं, सारी नहीं, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे ग्रीन से लिखा है ओनली, केवल वॉलंटरी जो कंट्रीब्यूशन है वही एग्जेम्प्ट होंगे, ठीक है जी। कब? जब वो जो भी उनका करंट ईयर में डोनेशन आया प्लस पिछले साल का जो बचा कुछ आया, इस साल का डोनेशन प्लस पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड डोनेशन, दोनों को मिलाओ 95% तक आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको? पॉलिटिकल पार्टीज को। अच्छा, और साथ साथ यहाँ पे जो फंक्शन करना है इलेक्टोरल ट्रस्ट, आपको किसके हिसाब से करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन को फॉलो अप करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ये कहता है कि फ्रॉम एन इंडिविजुअल, ये कहता है इलेक्टोरल ट्रस्ट शैल नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीब्यूशन। नीचे देखना, मेरा थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉनिकली पेन है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कभी चल रहा है कभी दिक्कत हो रहा है, बट हमारा जो हौसला है वो बुलंद है, हमें कराना है, आपको समझना है, ठीक है जी। ये कहता है इलेक्टोरल ट्रस्ट शैल नॉट एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन। इलेक्टोरल ट्रस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा कंट्रीब्यूशन। कब? किनसे नहीं करेगा? उनसे नहीं करेगा अगर वो इंडिविजुअल है हु इज नॉट द सिटीजन, आई रिपीट, ऐसे इंडिविजुअल हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया और फ्रॉम एनी फॉरेन एंटिटी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, यानी फॉरेन कंपनी वगैरह से भी नहीं लेगा, साथ ही साथ ऐसे पर्सन से नहीं लेगा जो इंडिया के सिटीजन नहीं है,
किसी दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट से नहीं लेगा, ठीक है जी। थर्ड, गवर्नमेंट कंपनीज से नहीं लेगा, फॉरेन सोर्स से नहीं लेगा। ये एक बार आप देख लेना। और मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, क्लास में तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए थे आपसे। तो मेरे दोस्तों, जितने भी मेरे यहाँ पे वीडियोस लेक्चर देख रहे हैं, ज़्यादातर ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ केवल उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मेरे से रिवीजन क्लास ली थी, ठीक है ना, ताकि मैं वही पॉइंट्स हिट कर सकूँ जिनमें मेरे दोस्तों को दिक्कत आई थी मेरे क्लास के टाइम पे, ठीक है जी। लेकिन इस क्लास का बेनिफिट बाकी स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, लास्ट में 7 पॉइंट देखना। सेम जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में 80 जीजीबी और जीजीसी सेक्शन में डिडक्शन मिल जाती थी एसएससी को, इन द सेम वे अगर आप इलेक्टोरल ट्रस्ट को आप कंट्रीब्यूशन करोगे तो भी आपको 80 जीजीबी और जीजीसी में डिडक्शन मिल जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने पहले डिस्कस करा था। एक पॉइंट और है इसमें इंपॉर्टेंट, क्या है भाई, इलेक्टोरल ट्रस्ट shall get its account audited by the chartered accountant। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना है। एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट कैन स्पेंड अप टू 5% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी। इलेक्टोरल ट्रस्ट 5% जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसका 5% किसके लिए खर्च कर सकता है, फॉर मैनेजिंग द इसके एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए, ठीक है ना, अपने काम को देख रेख वगैरह के लिए, जैसे अकाउंटेंट होगा, कैशियर होगा, इन सब की सैलरी वगैरह की पेमेंट करने के लिए। अच्छा, लेकिन ये जो 5% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन है ना, ये सब्जेक्ट टू लिमिट है। कितना लिमिट है, 5 लाख इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस साल पहले साल इलेक्टोरल ट्रस्ट बना, या तो 5% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन या 5 लाख, विच एवरेज क्या होगा, विच एवरेज लोअर ही होगा। दूसरा क्या है, एंड सम 3 लाख रुपीज इन सब्सिक्वेंट, और अगले सालों के लिए 3 लाख या फिर 5% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन, विच एवरेज लोअर ही होगा, ठीक है ना। तो ये है। और भैया ड्यू डेट पे करना, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक, ये पॉइंट नंबर 6। देखो मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल पार्टीज के रिस्पेक्ट में कि वहाँ 2000 रुपये तक का कैश कंट्रीब्यूशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे इलेक्टोरल ट्रस्ट के केस में एक सिंगल रुपये का भी कैश कंट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्टोरल ट्रस्ट को एक्सेप्ट करना है कंट्रीब्यूशन केवल बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली मीन या फिर अकाउंट पे चेक वगैरह, राइट। ये चैप्टर भी हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ये सेक्शन नंबर 14 है, ये बड़ा आसान सेक्शन है। हालांकि इसका वीडियो डिटेल में मेरा अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसको डिस्कस करेंगे। क्या है भाई, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ये मैंने नोट्स पढ़ाए थे वो एज इट इज़। चलो इतना आप बताओ यार कि भाई ये सेक्शन नंबर 14 है, कहता क्या है, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो, जस्ट थिंक जस्ट थिंक जस्ट थिंक जस्ट थिंक। अच्छा, वैसे ऑनलाइन क्लास होने का बेनिफिट मुझे तो बड़ा हुआ है दोस्तों। अब क्या है कि मेरा कनेक्शन ना केवल दिल्ली के स्टूडेंट से ना होके ऑल ओवर इंडिया के लोगों से हुआ है। प्रेजेंटली मेरे पास इंदौर से बच्चे हैं, बॉम्बे से बच्चे हैं, दिल्ली से भी हैं, और पहले बैच में मध्य प्रदेश, एमपी वगैरह से भी काफ़ी बच्चे मेरे टच में थे। मज़ा आ रहा है हर तरह के बच्चों को देखने में। मतलब मेरा तो मन है कि ये कोरोना ख़त्म हो जाए तो मैं ना हर स्टेट में जा जाके ना 20-20 दिन का एक बैच जरूर लूँ। दिस इज़ माई, ये मेरे अंदर से एक ख्वाहिश है मेरी। इस 2021 में देखते हैं होती है पूरी या नहीं। देखो सेक्शन नंबर 14 है, ध्यान से देना। ये सेक्शन नंबर 14 है, क्या बोलता है, ये कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। कौन से एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड है इन रिलेशन टू एग्जाम्प्ट इनकम। रिपीट, ऐसे एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड है इन रिलेशन टू एग्जाम्प्ट इनकम। नॉर्मली आपको मैंने क्लास में बताया था, वहाँ तो काफ़ी एग्जाम्पल दिए थे मैंने, TDS से लेकर हर चीज़ का। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, लेट्स सपोज कि आपकी कोई इनकम एग्जेम्प्ट है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है। उस इनकम को कमाने में जो आपके खर्चे हो रहे हैं, क्या वो आपको अलाउ होने चाहिए या नहीं? कायदे में तो अलाउ नहीं होने चाहिए, वही ये सेक्शन कहता है। लेकिन एसएससी क्या काम करता है? एसएससी, ऐसा देखा गया था पास्ट ईयर्स में कि एसएससी क्या काम करता है, एसएससी का बिजनेस है। बिजनेस में उसकी नॉर्मल इनकम भी आती है जो कि टैक्सेबल है, साथ ही साथ उसको कुछ ऐसी इनकम भी राइज हो रही है जो कि
नॉट टैक्सेबल है, जैसे डिविडेंड ही ले लो, एसएससी के एंड पे डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होती थी, आपके एग्जाम्स के लिए भी नहीं होती है, क्योंकि कंपनी टैक्स पे कर देते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो आपके हैंड में वो चीज़ एग्जेम्प्ट हो जाती है। अब डिविडेंड को इनकम को कमाने के लिए हो सकता है एसएससी के कुछ खर्चे हो सकता है कुछ खर्चे, तो वो एसएससी क्या काम कर लेता था, वो दिखा देता था, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देता था कि मेरे जी ये तो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे, इट शुड बी अलाउड। तो यहाँ पे ये कहता है कि भैया ना नहीं अलाउड होंगे। लेकिन कब ये खर्चे एओ डिसअलाउड कर सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है, एओ ये खर्चे तभी डिसअलाउड कर सकता है जब एसएससी ने ये एक्चुअल बुक्स में ये खर्चे क्लेम किए हों। अच्छा जी, केसेस क्या है भैया, एओ इज एम्पावर्ड, ध्यान से सुनना, एओ के पास पावर है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द करेक्टनेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लेम्ड बाय द एसएससी, ओके, या फिर वेयर एन एसएससी क्लेम्स टैक्स, जहां पे एसएससी कहता है कि भैया मेरे को एग्जेम्प्ट इनकम कमाने में कोई खर्चे नहीं हुए, लेकिन एक्चुअल में एओ को बुक्स में देख के ऐसा लगता है, फाइनेंशियल देख के एसएससी का ऐसा लगता है उसने यहाँ पे कुछ खर्चे क्लेम किए हुए हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, देखो ये एग्जांपल है, यहाँ पे एक ध्यान से सुनना, आपको अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मिस्टर एम हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹15 lakhs on 6th of Jan 2018 at the rate 10% during the previous years 17-18, ओके। आगे कहता है, therefore his interest expenditure for the year on the loan is 1,50,000। ये कहता है 10% के हिसाब से लोन लिया था, 15 लाख का लोन था, तो इंटरेस्ट उसको एक साल का कितना पे करना था, 1.5 लाख रुपए पे करना था। अब उसने क्या काम करा, इन 15 लाख रुपए को, जो लोन से 15 लाख रुपए लिए थे, इनको लगा दिया ऐसी इनकम कमाने में जो कि एग्जेम्प्ट है। तो यहां पे जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हो गया वो खर्चा हो गया जो आपका खर्चा है इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1,50,000 शुड बी डिसअलाउड, ठीक है जी। तो यहाँ पे एओ के पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, उसको रूल 8D के हिसाब से वो इनकम डिटरमाइन कर सकता है, सॉरी एक्सपेंडिचर डिटरमाइन कर सकता है और इन एक्सपेंडिचर को डिसअलाउड कर सकता है। क्या है ये कहता है, सुनना, ये कहता है कि भैया एक्सपेंडिचर शैल बी एग्रीगेट ऑफ, एक्सपेंडिचर जो होंगे एग्रीगेट होंगे। पहला एक अमाउंट जो डायरेक्टली है, an amount of expenditure which is directly relating to the exempt income, जैसे हमारे केस में कितना था, 1,50,000 था, ठीक है जी। या फिर बी क्या है, an amount equal to 1% of the annual, I repeat, an amount equal to 1% of the annual average of the monthly average of opening and closing balance of the value of investment, ठीक है ना। इन दोनों का क्या है, एग्रीगेट करना है, यानी ए और बी को आपको जोड़ना है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है, हाउएवर जो ये दोनों है ए प्लस बी शेल नॉट बी एक्सीड द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्लेम्ड बाय द एसएससी, ठीक है ना। तो ये स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, एक बार देख लेना भाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराने लगा सच में बहुत ही ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें तो शॉर्ट वे में अच्छे से समझा दो, क्वेश्चन हम खुद कर लेंगे। तो इसका आंसर जो होगा एग्रीगेट करके 1,50,000 होगा, लेकिन एसएससी ने यहाँ पे क्लेम ही 1,50,000 किया है, तो इसका फाइनल आंसर होगी 1,50,000। पॉइंट टू बी रिमेंबर आप पढ़ लेना, और ऐसा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जब हम फास्ट बोलते हैं ना, तो ऐसा देखा जाता है कुछ बोलना क्या जाते हैं और कुछ कभी कभी कुछ गलत वर्डिंग्स निकल जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर ऐसी कोई गलती पहले हो गई हो तो उसको माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है टंग स्लिप हो जाती है यार, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अच्छा 6 चैप्टर हो गए हमारे, ओके। इसे भी हटा दें, थोड़ा सा पानी पी लें। देखो ई असेसमेंट स्कीम, यानी फेसलेस ई असेसमेंट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखो ये मैंने पूरा का पूरा लेक्चर तकरीबन इस पे मैंने आपको 27 से 28 मिनट में ना ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, और सच बताऊं वो वीडियो मेरा
बहुत ही कम से कम मोर देन 2000 लोग उसको देख चुके हैं, पसंद आया है। मोर देन 100 उसके पास मेरे ख्याल से लाइक भी बहुत अच्छे हैं लोगों ने, जो मेरे को फ़ोन कर करके मेरे को थैंक्स बोला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप ना, मैं इस वाली जो लिस्ट बनाई है मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट जो बनाई है कि जैन 2021 के रिवीजन के रिस्पेक्ट में, तो मैं उस वाली वीडियो को इस वाली प्लेलिस्ट में टैग कर दूंगा और आप यहाँ से उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह हमारे 7 चैप्टर हो गए। हाँ जी, आपके यहाँ पे 7 टॉपिक हो गए हैं। तो हम अपना रिवीजन जो है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। हम देखते हैं अब कौन सा चैप्टर उठाएं। देखो, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, ये जो चैप्टर है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन वाला चैप्टर है, इसके ऊपर अभी यानी जो हमारा नवंबर वाला पेपर हुआ था वहाँ पे ओल्ड कोर्स में 4 नंबर का क्वेश्चन था एज ए रिमेंबर। तो यहाँ से जैन में रिपीट मुश्किल होगा यहाँ से क्वेश्चन, मैं आपको बता दूँ। ठीक है ना। तो ये जो टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन वाला चैप्टर है, इसमें खोल लेते हैं पहले। इसका एक डिटेल वीडियो तकरीबन 10 से 15 मिनट का मैंने अपने चैनल पर डाला है, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी कराया है आपको। ठीक है ना। तो थोड़ा आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, राइट। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन या फिर टैक्स मैनेजमेंट में कौन सा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपसे कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो पूछा जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। लग रहा है सिस्टम भी स्लो हो गया, लग रहा है सिस्टम भी स्लो हो गया। देखो, सबसे पहले आपको देखो टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस का क्या मतलब होता है, टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि जो लॉ में पूरी की पूरी एग्जम्पशन या फिर डिडक्शन या फिर रिबेट वगैरह दिया गया है, ठीक है जी, उसको यूज़ करके अपना जो टैक्सेबल इनकम है उसको कम करना। ठीक है जी, अपना टैक्सेबल इनकम है उसको कम करना। इसके कुछ एग्जाम्पल है, ये आपको याद होने चाहिए। ओके, टैक्स अवॉइडेंस क्या है? ये कहते हैं रिडक्शन इन द टैक्स लायबिलिटी विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। लॉ को हम ब्रेक नहीं कर रहे, लेकिन लॉ में जो मिस्टेक रह गई हैं, लूप होल्स जो है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे क्या है यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस होता था। जैसे इसका एग्जांपल है सेक्शन 43C और सेक्शन 50C। जिससे पहले क्या होता था, कैपिटल एसेट्स कन्वर्ट होती थी स्टॉक इन ट्रेड में और फिर वापस से लोग क्या करने लगे, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट करने लगे। तो डिटेल में मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो दिया गया है, ठीक है ना, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन किस तरह का आएगा, देखो एक बहुत पहले क्वेश्चन आया था डिफरेंस बिटवीन द टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको एग्जाम में। तो टैक्स प्लानिंग में इस तरह का क्वेश्चन, ये ICA का क्वेश्चन है, ठीक है जी, ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है ICA का क्वेश्चन है। आपको सिचुएशंस दी जाएगी एंड यू हैव टू फाइंड कि ये कि टैक्स प्लानिंग है, टैक्स मैनेजमेंट है या फिर टैक्स इवेजन है, ठीक है ना। तो दोस्तों लोग, आपको ये कहना चाहूँगा, इसको ना छोटा सा चैप्टर है, आप मेरा जो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है आप उसको रेफ़र कर सकते हैं और ये वहाँ से आपका हो जाएगा। मैं अपनी जो वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, ट्राई करूँगा कि ये जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है रिवीजन फॉर द जैन 2021 वाला, उसमें मैं इसको ऐड कर दूँ। तो प्लेलिस्ट खोलना है आपको, प्लेलिस्ट के हिसाब से आपको क्या है वीडियोज़ देखना है, ठीक है जी। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे अभी 8 चैप्टर हो गया, ठीक है जी। ओके, आगे देखते हैं। क्योंकि एक ही चीज को अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा तो देखो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है। आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? हाँ। इम्पोर्टेंट, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने कभी वीडियो नहीं डाला, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। भाई इनकम टैक्स में वेट अ मिनट, इनकम टैक्स एक्ट जब भी आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ना एनी पर्सन या फिर NSC इस तरह की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे पर्सन का मीनिंग क्या होता है और एसएससी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो पर्सन का मतलब ये कहता है
पर्सन का मतलब पर्सन जो हो सकता है इनकम टैक्स की लैंग्वेज में, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, एओपी भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पर्सन का मतलब कुछ भी हो सकता है, यानी पर्सन अगर टर्मिनोलॉजी यूज हो। और एसएससी का मतलब क्या होता है? देखो एसएससी का मतलब ध्यान से सुनना, एसएससी का मतलब ऐसा पर्सन बाय whom एनी टैक्स या फिर अदर सम ऑफ मनी इज पेबल, ठीक है जी। दूसरा क्या है? एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट, या फिर जो असेसी इन डिफॉल्ट है, या फिर जो डीम टू बी नेसेसरी, ठीक है ना। ये होता है असेसी का मतलब। तो हम क्या होता है जब हम क्वेश्चन करते हैं सीए फाइनल में डायरेक्ट टैक्स का, तो हम क्या करते हैं, या तो एनी पर्सन लिख देते हैं या फिर एनी एसएससी लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, ठीक है जी, कि पर्सन हमें कब यूज करना है और एसएससी हमें कब यूज करना है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो, ठीक है जी। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट। अब मैं अगर स्लैब रेट्स की बात करूं तो सबको पता होगा भैया स्लैब रेट 2.5 लाख तक नॉर्मली, अगर मैं स्लैब रेट की बात करूं कि भाई नॉर्मली में एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन या फिर इंडिविजुअल, ठीक है जी। तो इस केस में नॉर्मली क्या स्लैब रेट होता है भाई? 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की इनकम पे 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक की इनकम पे 20% और 10 लाख से ऊपर 30%, यही तो होता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर असेसी नॉन रेजिडेंट है और उसका एज भी क्या है 60 ईयर से नीचे है, बिलो 60 ईयर, तो उस केस में कितना होगा बताइए। देखो थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, और क्योंकि बराबर में एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे मशीन का एक थोड़ा सा शोर है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे इस केस में, तो अगर नॉन रेजिडेंट असेसी है जिसका एज 60 ईयर से नीचे है, उस केस में क्या होगा? उस केस में भी स्लैब रेट सेम होंगे, ठीक है ना, सेम होंगे। तो इसलिए मैंने लिखा है रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट जिसका एज क्या है बिलो 60 ईयर, बिलो 60 ईयर है, ओके। अब मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है जिसका एज 61 ईयर है या फिर 82 ईयर है या फिर 95 ईयर है, तो वो क्या सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन तो बन जाएगा। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट है उसका स्लैब रेट यही रहने वाला है, ठीक है जी, दिस इज द पॉइंट। तो जिसपे बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते। दूसरा क्या है कि मान लो रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, अगर आपका एज 60 ईयर या उससे ज्यादा है, कब कहां तक? 60 ईयर या फिर उससे ज्यादा, 60 ईयर का एज आपने अटेंड कर लिया, तो आपका जो यहाँ पे स्लैब रेट है वो 3 लाख तक 0 है, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, ठीक है जी, और 5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो ये आपको चीजें याद रखनी चाहिए। इसके अलावा सुपर सीनियर सिटीजन यानी जिसने 80 ईयर का एज अटेंड कर लिया है, ठीक है ना, तो उसके केस में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ज्यादा 30%, राइट। तो ये एक छोटा सा स्लैब रेट का मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया। अच्छा, अब एक सर्कुलर है कि भैया 60 साल, मान लो किसी का जन्मदिन जो है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को कोई बंदा पैदा हुआ, अब उसका 1 साल कंप्लीट, वैसे नॉर्मली क्या होगा बर्थडे हम उसका हर साल 1 अप्रैल को ही मनाएंगे, ठीक है जी। मान लो क्या है कि उसका 31 मार्च, जो 1 अप्रैल से पहला वाला 31 मार्च है, उसको मान लो वो एक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझाएंगे हम। यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने लिखा डेट ऑफ बर्थ मान लो किसी की क्या है 1 अप्रैल 1960 है, हाँ जी 1 अप्रैल 1960 है, तो वो 60 ईयर कंप्लीट करेगा कब? 31 मार्च 2020, 60 साल कंप्लीट हो जाएंगे 31 मार्च 2020। अब बात आती है क्या भाई वो 19-20 के लिए, क्या वो 19-20 के लिए एग्जेम्पशन क्लेम कर लेगा? आंसर इज यस, 19-20 के लिए एग्जेम्पशन क्लेम कर लेगा। क्यों? देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, 1 अप्रैल को आप पैदा हुए मान लो, ठीक है जी, आपका अगले साल बर्थडे जो बनता है वो 1 अप्रैल को ही बनेगा नहीं बनेगा? कायदे में आप 1 अप्रैल 2020 को 60 साल के होने वाले हैं, लेकिन सर्कुलर कहता है चूंकि एक दिन पहले, मतलब कोई भी चीज अगर स्टार्ट होगी तो एक दिन पहले उसको खत्म मान लेंगे, तो इसी वजह से ये सर्कुलर है। तो उस साल के लिए यानी 31 मार्च 2020 को भी आप
यहाँ पे आपका 60 ईयर पूरा का पूरा मान लिया जाएगा। क्लियर है या नहीं है? एक बार फिर बताने की कोशिश करूं। देखो ये कह रहा है कि मान लो किसी का बर्थडे हुआ 1 अप्रैल 1960 को, ठीक है जी। अच्छा, अब उसका 60 साल कब होगा? 1 अप्रैल 2020 को होगा, लेकिन 31 मार्च 2020 को भी हम क्या मान लेंगे? 60 साल मान लेंगे। और जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2020 यानी 19-20 का, उसमें भी इसको क्या है? सीनियर सिटीजन मान के स्लैब रेट इसका बेनिफिट दे दिया जाएगा, राइट। नहीं तो कितना मिलता है इसको? फिर इसको मिलता फिर, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2021 में 60 साल अटेन कर रहा है, तो इसको 21 और 22 प्रीवियस ईयर में इसको 20 और 21 प्रीवियस ईयर में इसको बेनिफिट मिलता है, लेकिन 19-20 में भी इसको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा स्लैब रेट का। टेक्निकल था, बहुत बच्चे इस पे मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे कैसे कैसे, तो थोड़ा सा हमने इस पे टाइम ज्यादा लगा दिया। अच्छा, ये तो हमने नॉर्मली स्लैब रेट की बात करी थी। अच्छा, अब भाई कंपनी के केस में बात कर लेते हैं। नॉर्मली कंपनी के ऊपर 30% टैक्स होता है, ठीक है जी। लेकिन अगर टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 17-18 कितनी है? अप टू 400 करोड़ है, तो भैया कितना? 25% आपका क्या होगा? यहाँ पे 25% आपका टैक्स रेट होगा। ओके, अच्छा, सरचार्ज की भी बात कर लेते साथ ही साथ। हाँ, फॉरेन कंपनी में 40% टैक्स होगा, ये सभी को पता है। अगर मैं सरचार्ज की बात करूं कंपनी के केस में, अगर मैं सरचार्ज की बात करूं यहाँ पे कंपनी के केस में, तो भैया ध्यान रखना यहाँ पे 7%, सॉरी अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो 7% है। कब? जब आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 10 करोड़ है, राइट। और 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो कितना? 12% है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे लग रहा है इसमें मैंने वर्किंग ऑलरेडी किया हुआ था, तो इनको एक बार थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो इरेज करके और यहाँ पे बेटर थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है गाइस। लग रहा है पेन का ना सेल खत्म हो गया, तो ये कभी कभी चल रहा है, कभी कभी नहीं चल रहा है। देखो दोस्तों, जितना आप रिवीजन कर लेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। एग्जाम्स में मार्क्स लाने का केवल एक तरीका है, वो तरीका ये है, जो इंस्टीट्यूट का जो भी क्वेश्चन बैंक है, राइट, उन सबको आपका इतना बेहतरीन होना चाहिए, इतना अच्छे तरीके से होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर जाए। उस लेवल की अगर आपकी प्रिपरेशन है देन यू कैन स्कोर 70-60% से ऊपर आप स्कोर कर सकते हैं, 70-80 तक भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है, रिपीट, अगर कहीं ना कहीं आपने कमी छोड़ी है तो भैया मुश्किल हो जाता है डायरेक्ट टैक्स में अच्छे मार्क्स लाना। दूसरी बात कि देखो भाई, आपको मैं बता दूं एक चीज़ और, कि ये जो सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का पेपर है ना, ये पेपर ऐसा पेपर है जहाँ पे आपको हर एक एडजस्टमेंट का मार्क्स मिलता है, जहाँ पे आपको हर एक एडजस्टमेंट का मार्क्स मिलता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है आप चीज को, जैसे कुछ यस कहते हैं, नो कहते हैं, यानी अलाउड कहते हैं किसी चीज को, या फिर डिसअलाउड कहते हैं, उसके तो मार्क्स हैं ही, उसके साथ साथ आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो एक्सप्लेन करने के मिलेंगे कि भाई कोई चीज अगर डिसअलाउड है तो क्यों है, अलाउड है तो क्यों है, राइट। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लिया है, ठीक है ना। अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैंने सरचार्ज बताया था, राइट, टैक्स रेट बता दिया। अब टैक्स रेट अगर फर्म या फिर एलएलपी के केस में क्या टैक्स रेट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फर्म या फिर एलएलपी के केस में जो टैक्स रेट है वो है 30%, ठीक है जी। और सरचार्ज कितना है भैया? 12% का सरचार्ज है अगर फर्म या फिर एलएलपी की जो इनकम है टोटल इनकम में 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है जी। सरचार्ज की बात मैंने ऑलरेडी कर ली, फिर भी एक बार रिपीट करा देता हूँ। डोमेस्टिक कंपनी के लिए 7%, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक 12%, 10 करोड़ से ऊपर। फॉरेन कंपनी के लिए 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक 2%, 10 करोड़ से ऊपर 5%, ठीक है जी। फर्म के केस में 12% सरचार्ज है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एरिया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है।
ये भैया बड़ा प्यारा सा मैंने आपके लिए यहाँ पे चार्ट है, देख लो एक बार। ये कहता है सरचार्ज, रेट ऑफ सरचार्ज, ये किसके लिए, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI वगैरह के लिए। तो भैया यहाँ पे कहता है कि भैया अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, अप टू 1 करोड़ है, तो 10% सरचार्ज है, और इस इनकम में इंक्लूड होगी इनकम अंडर सेक्शन 111A एंड 112A। ओके। दूसरा है कि भैया 1 करोड़ से भी ऊपर है, अप टू 2 करोड़ है, तो कितना सरचार्ज है, 15% है, और इसमें भी टोटल इनकम में आपकी इंक्लूडेड, मतलब इंक्लूडेड मानी जाएगी कि 111A और 112A का भी इनकम इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये कहता है वे द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी एक्सक्लूडिंग 111A या फिर 112A एक्सीड्स 2 करोड़, लेकिन कितना है, अप टू 5 करोड़, तो यहाँ पे क्या है, 25% लगेगा आपके ऊपर सरचार्ज। और सरचार्ज जो हमेशा लगता है टैक्स के ऊपर, टैक्स लगता है, पहले आएगा टैक्स, तो टैक्स के ऊपर लगा देंगे सरचार्ज, और एजुकेशन सेस जो लगेगा और टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों के ऊपर लगेगा। ये बात ध्यान रखनी है। ये कहता है यहाँ पे एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोलते हैं एक्सक्लूडिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि 111A और 112A का जो मैक्सिमम सरचार्ज है वो 15% ही होगा। ठीक है जी। अच्छा, और 2 करोड़ से 5 करोड़ है, एक्सक्लूडिंग 111A या फिर 112A, ये 37% है। देखो इसके ऊपर ढेर मार के क्वेश्चन मैंने कराए थे क्लास में, ठीक है ना। तकरीबन हमने 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे और 4-5 आपको दिए भी थे, तो एक बार ये देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट है 5th पॉइंट, जो केस कहीं भी स्टार्टिंग के फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड क्लॉज में फॉल नहीं करेगा, वो केस किस में फॉल करेगा, 5th क्लॉज में फॉल करेगा। ठीक है ना। और ये इसके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है जी। ये सारे के सारे क्या है, कंपोनेंट ऑफ टोटल इनकम, और एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने देके बता रखे हैं, आप इसको देख लेना। देखो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हर केस में लगेगा, आपको पता है। अब यहाँ पे आता है 87A का रिलीफ। 87A का रिलीफ, 87A का रिलीफ किसको मिलता है, सबसे पहले किसको मिलेगा, रेजिडेंट एसएससी को। ध्यान रखना है बच्चे, यहाँ पे नॉन रेजिडेंट को भी 87A का रिलीफ दे देते हैं। ठीक है। कब मिलेगा रेजिडेंट एसएससी को, जब उसकी टोटल इनकम कितनी होगी, अप टू 5 लाख होगी। टोटल इनकम कितनी होगी, अप टू 5 लाख होगी। कितने तक का रिबेट मिलेगा यहाँ पे आपको, 12,500 रुपये तक का, 12,500 रुपये तक का रिबेट मिलेगा। रिबेट किसका, ये टैक्स का रिबेट है, ना कि इनकम का रिबेट। तो सबसे पहले इनकम पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, और जो भी आपका टैक्स आया या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर, आपको रिबेट मिल जाएगा। लेकिन ये रिबेट नहीं मिलेगा किसको, 112A वाला जो सेक्शन है, ठीक है ना, इक्विटी शेयर्स का। अगर आप शेयर्स ऑफ द कंपनी या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट वगैरह को सेल करते हैं और उससे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, तो वो 112A में उसका कैपिटल गेन जाता है, आपको याद आ रहा होगा। ठीक ना। तो उसको यहाँ पे 87A का रिबेट नहीं मिलता। देखो क्वेश्चन तो मैंने इस पे बहुत कराए थे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हो रहा है, मान लो ये जैसे लॉटरी वगैरह, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, विनिंग रेस हॉर्स वगैरह, आप इसमें कुछ आप इनकम कमाते हैं, जीतते हैं, आपकी लॉटरी वगैरह लगती है, तो ये चीज़ ना फ्लैट 30% रेट से टैक्सेबल होती है। आपको इसके अगेंस्ट कोई खर्चे वर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता। इसी तरह की आपके कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट है या कोई खर्चे जिनका आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे, सोर्स आप बता नहीं पा रहे, तो उसके ऊपर आपका यहाँ पे 78% इफेक्टिवली टैक्स लगेगा। ये चीज़ आपको सेक्शन नंबर 68, 69, 69A या फिर 69D वगैरह में आपने करी होगी, जो कि कैसे कैलकुलेट होता है, 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बहुत से बच्चे अभी भी क्या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस कहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इट इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। अच्छा, इसके अलावा कुछ टैक्स रेट है, जैसे आप क्या भाई, रॉयल्टी इनकम है किससे, जो पेटेंट डेवलप हुआ किसमें, इंडिया में। ठीक है ना। तो 10% कंसेशनल रेट से वो चीज़ टैक्सेबल होती है। 115 BBF में आप पढ़ेंगे। ठीक है जी। अगर आप ट्रांसफर करते हो कार्बन क्रेडिट एक लाइसेंस है, ठीक है जी, वो आप किसी और को ट्रांसफर करते हो तो उसके ऊपर भी कितना 10% टैक्स रेट है। अनोनिमस डोनेशन मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा है, कितना चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर अगर उसको कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर कोई अनोनिमस डोनेशन आता है तो वो 30% के रेट से टैक्सेबल है। ठीक है जी। इसके अलावा डिविडेंड, ये डिविडेंड वाला पॉइंट हम डिविडेंड के चैप्टर में करेंगे, ठीक है ना। और डिविडेंड
बेस तो डिविडेंड का चलो बता देता हूँ। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी की लायबिलिटी होती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करने की, आपके हैंड में वो चीज़ एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? 115 BBD है, जिसमें क्या है 10 लाख से ऊपर का अगर डिविडेंड आपको आया तो आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी तो DD देगी, साथ साथ आप भी टैक्स पे करेंगे। तो सर ये आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो डबल टैक्सेशन है। हाँ जी है तो क्या करें? ये कह रहा है फॉर ऑल दीज सेक्शन, इन सब सेक्शंस के लिए ना तो डिडक्शन मिलेगी, ठीक है जी, ये इनकम जो फ्लैट रेट से टैक्सेबल होंगी। साथ ही साथ हम इनको रेलिवेंट रेस्पेक्टिव चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और हाँ, बेसिक एग्जेम्पशन ऑल्सो नॉट अवेलेबल, बेसिक एग्जेम्पशन ऑल्सो नॉट अवेलेबल। किसके अगेंस्ट? ये कहता है कि इन सेक्शंस को बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। बेसिक एग्जेम्पशन का मतलब वही 2.5 लाख वाला, कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, तो इनको बेसिक एग्जेम्पशन का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन बेनिफिट मिल जाएगा किनको? 112, 112A या फिर 111A। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अभी तो आपने बताया था 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। किस यार? वो 87A का रिलीफ के लिए था, ठीक है ना। अच्छा, ये देखो यार, बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर मैं इन क्वेश्चन को रिवीजन कराने लगा तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा हो जाएगा। हाँ, एक मैं बता देता हूँ कि भाई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है जी, यहाँ पे बात करते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर कोई डोमेस्टिक कंपनी या फिर न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ना 3 सेक्शन आए हैं। क्या है? 115 BA, 115 BBA और 115 BAB। रिपीट, पहले है BA, फिर BAA है और फिर BAB है। देखो, इसके लिए मैंने बहुत ही प्यारा वीडियो बना के डाला हुआ है और बहुत लोगों को वो पसंद आया है। आपने इसका प्रॉपर वहाँ से एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, अदरवाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही टाइम लग जाएगा। जो वीडियो डाला हुआ है ना मैंने, उसमें तो मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया हुआ है। मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब AMT तकरीबन मैंने यहाँ पे 25 टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने का एक छोटा सा टारगेट लिया है, एक इनिशिएटिव लिया है कि मैंने कहा यार अभी बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, कम से कम 40 चैप्टर्स के करीब होते हैं CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स में। अगर 30-35 चैप्टर या 40 ही चैप्टर में बच्चों को करा दूँ तो बच्चे बड़ा है मेरे को क्या कहते हैं थैंक यू भी बोलेंगे, और उनकी थैंक यू मेरे को बहुत बेनिफिट करेगी। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे कैसे। सुनो, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है AMT, ठीक है। एक तो होता है मैट किस पे लगता है? कंपनीज पे लगता है। एक होता है AMT किस पे लगता है? अदर देन कंपनी पे लगता है। रिपीट, देखो, मान लो लेट्स टेक एग्जांपल, कोई आप इंडिविजुअल हो और आपकी इनकम क्या है 10 लाख तक है। क्या आपके ऊपर AMT लगेगा? आंसर इज नो, नहीं लगेगा। सर अब ये तो आपने कहा AMT लगता है। देखो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस ये है, देखो जो AMT लगेगा कब? तब सुनो, ये कहता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ AMT। ये कहता है AMT के लिए कुछ कंडीशंस है। क्या? एक तो एसएससी जो होना चाहिए नॉन कॉर्पोरेट होना चाहिए, एंड सच एसएससी शुड हैव क्लेम्ड डिडक्शन अंडर। एसएससी एक तो क्या होना चाहिए? नॉन कॉर्पोरेट, यानी अदर देन कंपनी होना चाहिए। चलो वो तो ठीक है। और दूसरे क्या? एसएससी ने क्लेम किया हो क्या? डिडक्शन अंडर, क्या है लिखा? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, यानी चैप्टर 6A हेडिंग C में जो डिडक्शंस कवर्ड है 80P को छोड़ के। अच्छा, दूसरा क्या है? या फिर उसने क्लेम किया हो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA वाला डिडक्शन क्लेम किया हो, राइट। या फिर एसएससी ने सेक्शन नंबर 35AD जो स्पेसिफाइड बिजनेस वाला डिडक्शन है वो क्लेम किया हो। इन तीनों डिडक्शन को अगर एसएससी ने क्लेम किया होगा और एसएससी नॉन कॉर्पोरेट होगा तो ही AMT लगेगा। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? हाँ। लेकिन मान लो इन तीनों डिडक्शन को क्लेम किया हुआ है और उसके बाद में एसएससी का जो एडजस्टेड टोटल इनकम है वो बैठ रहा है कितना? लेस देन 20 लाख, तो भैया नहीं लगेगा AMT का प्रोविजन। ये बेनिफिट किसके लिए अवेलेबल है? ये बेनिफिट अवेलेबल है केवल इंडिविजुअल HUF, AOP या फिर BOI के लिए। ये वाला पॉइंट याद रहेगा। लेकिन फर्म का केस में अगर फर्म ने ये वाला डिडक्शन जो मैंने 3 बात करी थी ये क्लेम किए हुए हैं और फर्म क्या है? नॉन कॉर्पोरेट एसएससी तो है, तो फर्म के केस में चाहे उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 5 लाख भी हो तो उस केस में उसके ऊपर AMT लग जाएगा। अब भैया अब यहाँ पे बात आती है कि ये एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते कैसे।
भैया यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं वो क्या करते हैं, टोटल इनकम निकालने के लिए वो यहाँ पे क्या है, कभी कभी पीजीबीपी की इनकम ले लेते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पीजीबीपी की नहीं, इनकम टैक्स की। आपको टोटल इनकम लेनी है एसएससी की एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी एसएससी की पूरे इनकम टैक्स के हिसाब से पूरा का पूरा इनकम जो टोटल इनकम है वो लेना है। उसके बाद में आपने जो डिडक्शन आपने ली थी, यानी चैप्टर नंबर 6 हेडिंग सी में कवर डिडक्शन, वो ऐड कर दो, 10AA का ऐड कर दो, 35AD का आपको ऐड कर दो, एक्सेप्ट ऊपर क्या है 80P को छोड़ के, क्योंकि तो वो तो क्लेम ही नहीं करनी होती। ओके, अच्छा, फिर माइनस कर दो ये जो आपने 35AD का डिडक्शन क्लेम किया था, इसको ऐसा मानो कि भैया आपको ये अगर नहीं मिलता तो इस पे आपको कितना डेप्रिसिएशन मिलता। जैसे 35AD में हम क्या है, स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते हैं और प्लांट एंड मशीनरी वगैरह भी एक्वायर्ड करते हैं, आपको अगर याद हो तो। अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं वहाँ पे तो हमें पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन वाला। तो यहाँ पे अगर वो नहीं मिलता तो हमें क्या मिलता, डेप्रिसिएशन मिलता। तो वो डेप्रिसिएशन मिलता तो उसी चीज़ को यहाँ से आप माइनस कर दो, और जो भी आपका एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगा उसमें भैया 18.5% के हिसाब से आपको AMT देना होगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 18.5 नहीं 15% है। बेटा 15% मैट के लिए है, बेटा 15% मैट के लिए यहाँ पे कितना है, 18.5% है, याद रहेगा। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी क्या होती है एसएससी की, भैया टैक्स पेबल एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या फिर एडजस्टेड इनकम विच एवर इज हायर। क्या सर हमें यहाँ पे दो तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें दो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मतलब क्या सर कि सर आपने ये बोला विच एवर इज हायर, मतलब पहले हमें नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स की कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर हमें एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करनी, क्या दो चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरे यार दो क्यों करना पड़ेगा, ऊपर मैंने क्या बोला, एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकल दिया कि भाई टोटल इनकम ऑफ द एसएससी अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी टोटल इनकम तो आपको नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से वैसे भी कैलकुलेट करनी है, समझ रहे हैं ना। बस उसमें कुछ डिडक्शन ऐड करके और डेप्रिसिएशन माइनस करके एडजस्टेड आ गया, विच एवर इज हायर आपको पे करेंगे। अगर मान लो AMT आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो भी आपकी इनकम आ रही है उसके कंपैरेटिवली एडजस्टेड टोटल इनकम ज्यादा है, तो ज्यादा वाली इनकम आपको उसके ऊपर आप इनकम ज्यादा से कुछ नहीं होगा, दोनों के ऊपर क्या देखना है आपको, टैक्स लायबिलिटी देखना है। रिपीट, मैंने यहाँ पे देखना टैक्स पेबल, सबसे पहले इनकम निकालो और उनके ऊपर टैक्स निकालो, नॉर्मल के हिसाब से क्या टैक्स बनता है, और यहाँ पे एडजस्टेड टोटल इनकम के हिसाब से 18.5 लगा के क्या टैक्स बनता है। तो यहाँ पे टैक्स का हायर देखना है, ठीक है ना। और जो भी हायर आएगा उसके ऊपर भैया 4% आप लगा देना। और तो देखो बहुत डिटेल है, मैं आपको बताऊं तो हाँ, ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड पॉइंट है, इसको मैं FTP वाले चैप्टर में डिस्कस करना चाहूँगा। और इसके अलावा एक बात और बता दूँ आपको, एक क्वेश्चन आ जाता है कि जहाँ पे टैक्स लायबिलिटी एसएससी का AMT के हिसाब से आ रहा है तो क्या 234A-B-C का इंटरेस्ट लगेगा, आंसर इज यस। अब ये जो टैक्स लगेगा 234A-B-C वगैरह का, ये मान के लगेगा कि जो टैक्स लायबिलिटी जो भी आपकी हायर आ रही होगी मैट या फिर ए नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो भी हायर होगी उसके हिसाब से ये टैक्स भी कैलकुलेट होगा, ठीक है जी। हाँ जी, थोड़ा सा टेक्निकल डिफॉल्ट था और अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। ये हमारा AMT भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो इस तरह करके हमारे तकरीबन 9 चैप्टर अब ख़त्म हो गए हैं, 9 चैप्टर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9 चैप्टर क्या है AMT। ये लिस्ट बहुत बड़ी थी, धीरे धीरे ये लिस्ट कम होती जा रही है। देखो दोस्तों, अगला है यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम का कॉन्सेप्ट। एग्रीकल्चर इनकम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो ये चैप्टर का मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ पे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ पे ना एग्रीकल्चर का मैंने आपको वीडियो बनाया था, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूँ CA फाइनल लेवल पे एग्रीकल्चर इनकम का कोई फुल फ्लैश क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन हाँ आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। पता है कैसे कैलकुलेट होती है एग्रीकल्चर इनकम, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ये फॉर्मूला है रूल 7 देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। रूल 7
ये कहता है कि एक फॉर्मूला है कि मान लो आपने क्या है कि सबसे पहले क्या था कि आपने यहाँ पे गन्ने उगाए, गन्ने उगा के आपने क्या चीनी बना ली, तो भैया जो फाइनल चीनी बिकी, सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट जो हो गया, उसमें से आप सबसे पहले माइनस करोगे मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर यूज्ड, उसके बाद जो प्रोसेसिंग है आपके इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर उसको माइनस करोगे, तो इस तरह आपकी बिजनेस इनकम आ जाती है। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसका ऑलरेडी वीडियो मेरा बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह आपका एग्रीकल्चर इनकम भी हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको कराना चाह रहा था वो ये है, रूल 7A, रूल 7B और रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, रूल नंबर 7A, 7B और 8 ध्यान रखना। इसमें क्या बोलता है कि अगर आप क्या करते हैं, इनकम आपको आ रही है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, कॉफी या फिर टी, उस केस में इन मान लो कि अगर टी का केस है तो 40%, टी का केस है तो 40% आपकी बिजनेस इनकम बन जाएगी। टी तो सबसे हॉट है तो सबसे ऊपर कर देते हैं टी को, ठीक है जी। उसके बाद सबसे नीचे किसको कर देते हैं, हम कॉफी को कर देते हैं 25%। 25% टोटल इनकम में से 25% क्या है यहाँ पे भाई बिजनेस इनकम बन जाएगा। और टी और रबड़ के बीच में क्या है, टी और कॉफी के बीच में क्या है, रबड़, उसका है 35%। तो मान लो टोटल अगर 100 लाख की वो है आपका, टोटल आपने ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करी टी, रबड़, कॉफी की, और 100 लाख का आपको टोटल प्रॉफिट हुआ, तो रूल 7A, 7B और 8 के अकॉर्डिंग आपको क्या बिजनेस इनकम कितना मानना है, केवल टी के केस में 40% मानना है, रबर के केस में 25% मानना है, और सॉरी टी के केस में 40% और कॉफी के केस में 25% और रबर के केस में 35%। लेकिन अगर जो कॉफी है यहाँ पे इनकम ड्राइव फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी है, वो क्या ग्राउंड, क्योर, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड वगैरह इस तरह से, तो उस केस में आपको 40% ही आपका बिजनेस माना जाएगा। दिस वाज द मेन कॉन्सेप्ट जो सीए फाइनल लेवल पे बच्चों को आ सकता है। बाकी सेक्शन 33A भी होता है जिसमें टी, रबर, कॉफी में आपको क्या डिडक्शन मिल जाता है। डिडक्शन कितना मिलता है, 40% ऑफ पीजीबीपी, या फिर जितना अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे आप नाबार्ड में, ठीक है ना, तो ये आपको इनमें से जो भी लोअर होगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है। और ये जो आपको अमाउंट जो डिपॉजिट कराना है वो कराना है अर्लियर ऑफ क्या 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। इसमें जो भी अर्लियर होगा उसमें आपको यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट कराना है। इसका अगर आपको डिटेल देखना है तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो भाई ये हमारे तकरीबन 10-11 चैप्टर हो गए होंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये मैं डिलीट कर देता हूं। ध्यान से सुनना है। हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी क्लास में। अब हम यहाँ पे 11 चैप्टर की तरफ आ गए हैं, 10AA। अब हम अपने 11 चैप्टर की तरफ आ गए हैं, 10AA डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपका क्वेश्चन बैंक होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आपको मेरे ही नोट्स चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जो भी जिस भी टीचर के आप नोट्स रेफर कर रहे हैं, अभी लास्ट मोमेंट पे नोट्स मत चेंज कीजिए, राइट। तो जो नोट्स आप पहले से ही रेफर कर रहे हैं वही नोट्स को पढ़िए, चाहे कॉन्सेप्ट मैं बताऊं, चाहे कॉन्सेप्ट और टीचर की बुक में लिखे हो, 90% सिमिलरिटी आपको वहां पे मिलेगा, राइट। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको मेरे ही नोट्स चाहिए, नोट्स कोई भी हो चलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है इसका आंसर डी है 155.77, ठीक है ना, लाइक में आंसर है। तो ये एक बार तुम क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये एक बार कीजिएगा। अब इस चैप्टर से आपको किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या तो आएगा आपको एमसीक्यू, ठीक है जी, या फिर आपको आएगा एक बड़ा क्वेश्चन पीजीबीपी का, जिसमें क्या होगा, जैसे कि 2 यूनिट होगी, एक यूनिट नॉर्मल डीटी डबल एरिया में चल रही होगी और एक एसईजेड यूनिट में होगी। तो जो एसईजेड एरिया में यूनिट होगी ना, उसके लिए क्या 10AA का डिडक्शन मिल जाएगा। अब 10AA का डिडक्शन मिल जाएगा तो आपके पास कैलकुलेशन करना तो आना चाहिए ना, कि भाई कैलकुलेशन कैसे होता है। तो वो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि कैसे होता है कैलकुलेशन, ठीक है जी।
तकरीबन 25 चैप्टर का टारगेट लिया था, 10 चैप्टर के करीब, 10-11 चैप्टर के करीब अब ये हो गया। तो मैं इस पार्ट को बना के आपको 1-1.5 घंटे में कंपाइल हो जाएगा सारा का सारा। तो मैं आपको ये यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दूंगा, और जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है, मान लो कल परसों में, तो मैं अगला इसका जो रिमेनिंग 25 चैप्टर में से मान लो मेरे 10 चैप्टर बचे हैं, उनको भी मैं कंपाइल करने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है ना भाई। अब इसको फटाक से करते हैं, कैसे आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले 10AA का जो डिडक्शन मिलेगा कब मिलेगा, अगर आप नई यूनिट लगाते हो SEZ एरिया में। ठीक है जी। अच्छा, यूनिट का काम क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन आर्टिकल थिंग्स इंक्लूडिंग यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके। अच्छा, ये क्या है, कब लगानी है आपको, नई यूनिट जो होनी चाहिए बिगिंस होनी चाहिए असेसमेंट ईयर 6-7 से लेके नॉट लेटर देन असेसमेंट ईयर 20-21 तक, यानी आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। अच्छा जी। और ऐसा ना हो कि आपने कोई बिजनेस ऑलरेडी आपका था एग्जिस्टेंस में, उसको स्प्लिट किया और यहाँ पे SEZ यूनिट में प्लांट एंड मशीनरी या फिर उस बिजनेस का जितना भी सेटअप था वो लाके यहाँ पे ठोक दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे क्या है कि भैया ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी पॉसिबल है, हाँ जी पॉसिबल है ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, बट कितना पॉसिबल है, अप टू 20% टोटल वैल्यू ऑफ मशीनरी जितना है उसका केवल 20% ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी चल सकता है। अब मैं बताता हूँ कितना डिडक्शन मिलेगा आपको, ध्यान से देखना, यही पूरे चैप्टर का क्रक्स है। ध्यान से देखना, यही पूरे के पूरे चैप्टर का क्रक्स है। यहाँ पे एक कोशिश है, यहाँ पे एक कोशिश है आपके लिए फर्स्ट क्लास, छोटे टाइम में फर्स्ट क्लास रेलिवेंट पोर्शन का रिवीजन देने का। अच्छा, पहले 5 साल 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का आपको डिडक्शन मिलेगा। अगले 5 साल 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का आपको डिडक्शन मिलेगा। और उसके अगले 5 साल यानी 11 से लेके 15 साल तक 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और जितना अमाउंट क्रेडिटेड किया है यानी डिपॉजिट करा है किसमें, री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में, इसमें से जो भी लोअर होगा, ये लोअर का निशान है ना, विच एवर इज लेस। अच्छा जी। अच्छा, अब क्या, ये जो अमाउंट डिपॉजिट करा है ना, ये आपको फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग प्लांट एंड मशीनरी विद इन द 3 ईयर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच रिजर्व क्रिएटेड, जिस साल आपने रिजर्व क्रिएटेड करा उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको इससे ये जो अमाउंट है री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का, इससे प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है। अब यहाँ पे 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट तो मैंने करा दी, लेकिन एक्सपोर्ट प्रॉफिट है क्या। सबसे पहले आपको प्रॉफिट लेना है SEZ यूनिट का। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, और जो प्रॉफिट है यहाँ पे SEZ यूनिट का, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना है उसको एक्सपोर्ट टर्नओवर से, डिवाइड करना है टोटल टर्नओवर से। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है ऑफ SEZ यूनिट का, उसमें कुछ चीज आपको एक्सक्लूड करनी है। क्या चीज एक्सक्लूड करनी है, जैसे मान लो क्वेश्चन में बताता हूं मैं आपको। हाँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ड्यूटी ड्रॉबैक दिया हुआ है, सेल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस है, तो इन चीजों को आपको क्या एक्सक्लूड करना है। ठीक है जी। और उसके बाद में आपको PGBP का प्रॉफिट निकाल देना है, यानी बिजनेस नेचर वाला प्रॉफिट निकालना है। अच्छा, मल्टीप्लाई एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब क्या एक्सपोर्ट टर्नओवर सर सारी ले लें, ठीक है जी, या इसमें कुछ हटाना है, मैं बता देता हूँ। देखो, एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब क्या है, इट मींस कंसिडरेशन रिसीव्ड इन इंडिया या फिर ब्रॉट इनटू इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन द 6 मंथ वाला पहले पॉइंट था। ये 6 मंथ वाला पॉइंट है ना, ये कट गया है, एक्चुअली ये अमेंडमेंट है। तो अब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि 6 महीने में लाना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है ना। तो भाई एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब या तो कंसिडरेशन रिसीव हो जाए, या फिर रिसीव होने वाली हो, या फिर कोई RBI का जो स्पेशल अकाउंट है उसमें डिपॉजिट हो। लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड क्या, फ्रेट या फिर टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस या फिर इंश्योरेंस चार्जेस जो पे हुए हैं आउटसाइड इंडिया, जो पे हुए हैं आउटसाइड इंडिया। ओके। हाँ, अब बात आती है टोटल टर्नओवर क्या है। टोटल टर्नओवर का मतलब भी यही होता है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर प्लस डोमेस्टिक टर्नओवर, यही होता है ना। लेकिन ये कहता है बट इंक्लूड पोर्शन ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर विच इज नॉट रिसीव्ड इन द फॉरेन। ऐसा होता है, मान लो आपने एक्सपोर्ट किया, हाँ जी किया, और आपका कुछ अमाउंट डूब गया, तो जब आप यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट टर्नओवर को काउंट करेंगे, जो अमाउंट आपका बैंकक्रप्ट हो गया, जो अमाउंट आपका डूब गया, जो बैड डेट हो गया, उसको तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो वो रिसीव हुआ और ना ही रिसीव होना है। ठीक है जी। लेकिन जब हम टोटल टर्नओवर की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट टर्नओवर प्लस डोमेस्टिक तो होता है, लेकिन बट इंक्लूड, ये टोटल टर्नओवर में वो अमाउंट भी इंक्लूड होता है जो आपका डूब गया। बाकी सब सेम है, फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस या फिर इंश्योरेंस जो आउटसाइड इंडिया हुए हैं वो आपको कंसीडर नहीं करने। और भैया
हाँ, यहाँ पे WDV लेना है। यहाँ पे क्या है, WDV मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लेना है। आपको याद रखना है, कहीं भी SLM के हिसाब से डेप्रिसिएशन दिया हो तो उसको वापस से ऐड बैक करके डेप्रिसिएशन आपको अलाउ करना है WDV के हिसाब से। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे आपको मुझे यहाँ पे रिवीजन लेक्चर में आपको बताना चाहिए। मैं ये चेयर थोड़ा हटा देता हूँ। अच्छा, तो इस तरह हमारा यहाँ पे ये DTA 10AA वाला भी चैप्टर हो गया, राइट। ओके, इसको भी डिलीट कर देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। देखो, अब हम करते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो लिखते हैं FTC, फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ना मैट में और AMT में आपको ना इसका यूज मिलेगा। मैंने आपको मैट और AMT, मैट तो कराया नहीं, मैंने आपको AMT कराया। और मैंने आपको क्या बताया कि भाई मैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट का भी यहाँ पे एक पॉइंट है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। ऐसे ही था, हाँ जी ऐसे ही था। अब ध्यान से सुनना है, इसमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट में क्या है यार। क्लास में तो मैंने इस पर 1.5 घंटा लगाया था फॉरेन टैक्स क्रेडिट में। इट वाज वेरी टेक्निकल, बट मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे 10 मिनट तक समराइज करने में। और जिस बच्चे ने ये पहले पढ़ा होगा देन उसको तो यहाँ पे बहुत क्लैरिटी आने वाली है। और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा हो गया ना, उसको तो दिक्कत होने वाली है। उस बच्चे से रिक्वेस्ट करूँगा ये पूरे नोट्स पढ़ लें एक बार, ठीक है ना। और आपने लेक्चर, आपके पास पेन ड्राइव होगा किसी टीचर वगैरह का, तो वहाँ से आप एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं डिटेल में। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको तभी आ सकता है अच्छे से जब आपने एक बार इसका इन डेप्थ आपने इसको चीज़ को किया हो। देखो भाई, फॉरेन टैक्स क्रेडिट का सिचुएशन कब अराइज होता है, ध्यान से सुनना। फॉरेन टैक्स क्रेडिट का जो सिचुएशन है वो तब अराइज होता है, मान लो कोई एसएससी है, हाँ जी कोई एसएससी है, उस एसएससी ने फॉरेन में कोई टैक्स पे किया हो, हाँ जी तभी होगा, तभी तो उसको क्रेडिट मिलेगा। अगर उसने टैक्स ही पे नहीं करा तो उसको तो क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। ठीक बात है, हाँ जी ठीक बात है, ओके। और बताइए, फॉर्म जब यहाँ पे टैक्स क्रेडिट आपका कोई फॉरेन में टैक्स कटा है, हाँ जी कटा है, तो आपको क्या कोई फॉर्म भरना होता है, हाँ जी फॉर्म भरना होता है। फॉर्म नंबर 67 होता है, जिसमें क्या है पूरी की पूरी डिटेल जाएगी कि किस कंट्री में टैक्स कटा, ठीक है जी, कितना अमाउंट का टैक्स कटा, उसका क्या प्रूफ क्या है, ठीक है ना। इस तरह की डिटेल जाती है अपनी इनकम टैक्स अथॉरिटी को, ओके ठीक है जी। तो चलो अब मैं इसको काफी मैंने रफ कर लिया। तो ध्यान से सुनना, ये कहता है, ये मिस्टर टैक्स पेयर है, बीच में आप स्क्रीन में दिख रहे होंगे मिस्टर टैक्स पेयर। अब ये क्या कहता है, ये रेजिडेंट तो है कंट्री ए के, रेजिडेंट है कंट्री ए के, लेकिन अर्न करते हैं इनकम कंट्री बी। अब यहाँ पे दो रूल होते हैं, एक तो होता है सोर्स रूल, एक होता है रेजिडेंट रूल, ठीक है जी। अब मिस्टर ए जो है, ये जो मिस्टर टैक्स पेयर है, तो कंट्री ए भी इनके ऊपर टैक्स लगाएगी। क्यों? जैसे मान लो ये कंट्री ए क्या है, इंडिया है, इंडिया क्यों टैक्स लगाएगी? क्योंकि ये इंडिया के रेजिडेंट है। कंट्री बी मान लो यूएस है, यूएस भी इनके ऊपर टैक्स लगाएगी। क्यों? क्योंकि ये यूएस से इनकम भी अर्न करते हैं, इंडिया के साथ साथ यूएस से भी इनकम अर्न करते हैं। तो भाई अगर दोनों रूल को यहाँ पे अप्लाई कराया जाए, यानी सोर्स रूल को, रेजिडेंट रूल को, तो भैया इनका क्या दोनों जगह टैक्स लग जाएगा। हाँ जी दोनों जगह टैक्स लग जाएगा। तो भैया इसीलिए ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। फॉरेन टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कहता है, ये कहता है the concept of claiming deduction or credit, the concept of claiming deduction or credit of the tax paid in the source country against the tax liability in the resident country is called the foreign tax credit। अब होगा क्या, देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने बच्चों को एक एग्जांपल के थ्रू कराता हूँ, आपको भी इस एग्जांपल के थ्रू कराना चाहूंगा। ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, एक इंडियन कंपनी है, उसकी 3 ब्रांच है, पहली ब्रांच दिल्ली में, दूसरा यूपी में, तीसरा यूएस में है जी। तीनों की इनकम है। मान लो ये क्या है कि इसका आप अगर आपसे कहो कि इंडियन कंपनी की इनकम कैलकुलेट करें, आप क्या करोगे? चूंकि कंपनी रेजिडेंट है, इसकी तीनों के तीनों इनकम जोड़ो और 30% के हिसाब से टैक्स लगा दो। मोटा मोटा ये कहोगे, अच्छा यही कहोगे, तो ये आपका मान लो ये टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा आफ्टर एजुकेशन से आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है, मैं इसमें सिचुएशन एक डालता हूँ कि मान लो ये जो 7 लाख की यूएस ब्रांच की इनकम है ना, इसमें ना यूएस में भी टैक्स गया, कितना 10% के हिसाब से गया, यानी 70,000 रुपये टैक्स गया, ठीक है जी। तो क्या है कि कितना टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा आपको यहाँ पे,
70,000 का टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं सिचुएशन दूसरी बनाऊं कि भाई वहां पे यूएस में क्या 40% टैक्स कटाया आपका, तो क्या पूरे के पूरे 40% का आपको बेनिफिट मिल जाएगा? आंसर इज नो। उतना ही मैक्सिमम आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं जितना उस इनकम पे इंडिया में टैक्स लगा हो, यानी केवल 30% का ही। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये था भाई। दूसरा, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम मैट के हिसाब से देखें, मान लो ये कहता है, एक एग्जांपल है, ये कहता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट का ट्रीटमेंट इन मैट क्या है कि ये कहता है, मान लो ये कहता है टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है, वो कितना है 1 लाख। अच्छा 1 लाख है। अच्छा ये कहता है एसएससी का टैक्स पेबल एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से 75,000 आ रहा है। अच्छा जी, और टैक्स पेबल मैट के हिसाब से आ रहा है 1.5 लाख। अब नॉर्मली मैट या फिर एएमटी के हिसाब से या फिर नॉर्मल प्रोविजन विच एवर इज हायर लेते हैं, हाँ जी लेते हैं, भाई नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से तो कितना आ रहा है 75,000 टैक्स आ रहा है। ठीक है जी, एएमटी या फिर मैट के हिसाब से कितना आ रहा है 1.5, विच एवर इज हायर कितना हो गया 1,50,000 एसएससी पे कर देगा टैक्स, और 75,000 का यानी डिफरेंस का क्रेडिट फॉरवर्ड कर देगा कि आने वाले सालों में हम उसको एडजस्टमेंट करेंगे। ऐसा ही होता है, हाँ जी ऐसे ही होता है। लेकिन जब फॉरेन टैक्स क्रेडिट होता है एसएससी के पास, तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा? ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने लिखा है टैक्स एज पर द नॉर्मल प्रोविजन कितना है 75,000, ठीक है जी, और मैट के हिसाब से कितना है 1,50,000। तो अभी एसएससी कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? 75,000 कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। चूंकि एसएससी के पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, चूंकि एसएससी के पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, तो वो अगर मान लो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स पे करता तो 75,000 तक ही एडजस्ट कर सकता था अपने क्रेडिट को, हाँ जी। और मैट के हिसाब से अगर अब टैक्स पे करेगा, वो कितना पूरा का पूरा 1 लाख क्रेडिट यहाँ पे माइनस कर लेगा, हाँ जी माइनस कर लेगा। तो अभी उसकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 50,000 है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ये कहता है आपने, चूंकि आपके पास मैट लगने की वजह से आप चूंकि नॉर्मल जब आप पे टैक्स नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से लगता, तो आप मैक्सिमम 75,000 रुपए का फॉरेन टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले पाते। लेकिन आपके ऊपर जो यहाँ पे मैट की वजह से आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई है, इसकी वजह से आप यहाँ पे क्या 25,000 फॉरेन टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ज्यादा ले पा रहे हो, यानी पहले 75 ले पाते हैं, लेकिन मैट की वजह से आप पूरा का पूरा 1 लाख सेट ऑफ कर पा रहे हो। तो इसीलिए हम 25,000 जो हम यहाँ पे सेट ऑफ कर रहे हैं ना, इसीलिए हम आपका इतना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देंगे। यानी पहला एसएससी कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाता है? 1,50,000 माइनस 75,000 कैरी फॉरवर्ड कर पाता, लेकिन अभी कितना कैरी फॉरवर्ड करेगा? 75,000 माइनस 25,000। डिटेल में पढ़ना हो यहाँ पे पढ़ लेना, क्लास में मैंने दबा के समझाया था इसके ऊपर, क्लास में मैंने बहुत समझाया था इसके ऊपर। इसी तरह एएमटी का भी केस है, ठीक है ना दोस्तों। तो और थोड़ा आसान शब्दों में ये कहता है, मैंने कहा फॉरेन इनकम इंडिया में, ये कहता है जिस साल फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी उसी साल आपको एक तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और मान लो फॉरेन इनकम जो है इंडिया में एक से ज्यादा सालों में अगर टैक्सेबल होती है, तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी सेम प्रोपोर्शन मिलेगा। तीसरा पॉइंट, ये जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है ये मिलेगा अगेंस्ट इनकम टैक्स, सरचार्ज या फिर सेस के अगेंस्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट या फिर जो पेनल्टी है उसके अगेंस्ट ये लेस नहीं होगा। मान लो अगर कोई डिस्प्यूट है, ये पॉइंट खुद देख लेना यार, हाँ जी, स्टेटमेंट आपको फाइल करना होता है, ठीक है ना, फॉर्म 60, ये कंप्यूटेशन स्टेटमेंट है, फॉर्म नंबर 67 है, इसमें बताना पड़ता है कि भाई कितना फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, किस कंट्री में है, क्यों कटाया आपका, राइट। तो देखो ये आप कर लेना, ये स्लाइड में आपको दे दूंगा, ठीक है ना। जो क्रक्स था वो मैंने आपको बता दिया, इस पे मैंने बहुत एग्जांपल बताए हैं। हाँ एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में, अंत में दोस्तों एक चीज़ बताइए मेरे को, लेट्स टेक एग्जांपल कि आपका मान लो कि आपने जो मैट के हिसाब से आपने 2 लाख पे किया, और जो नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से आपका लायबिलिटी आ रहा था 1.5 लाख आ रहा था, तो विच एवर इज हायर की वजह से आपने क्या है कि मैट में 2 लाख का पे किया होगा टैक्स, तो आपने यहाँ पे आपको कितना क्रेडिट मिला होगा? 50,000 का क्रेडिट मिला होगा। अब मान लो अगले साल आपकी जो मैट के हिसाब से लायबिलिटी आ रही है 3 लाख और इनकम टैक्स के हिसाब से आ रही है 2 लाख, ठीक है जी। तो अभी किसके हिसाब से पे करेंगे? सर फिर से मैट के हिसाब से पे करेंगे, यानी 3 लाख पे करेंगे। अब कितना क्रेडिट फॉरवर्ड हो गया आपका? 1 लाख सर इस साल का हो जाएगा, और 50,000 जो पिछला चला रहा है वो टोटल 1.5 लाख। अब मान लो अगले साल आपकी क्या इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी लायबिलिटी आती है 5.5 लाख, लेकिन मैट के हिसाब से कैलकुलेट करने पे आपकी लायबिलिटी आती है 5 लाख, ठीक है ना।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आप टैक्स किसके हिसाब से पे करेंगे? आप करेंगे विच एवर इज हायर के हिसाब से, यानी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से 5.5 ही पे करेंगे। अब यहाँ पे कोशिश करेंगे आप कि यार मेरे तो 1.5 लाख ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा हुआ था, मैं उसका पूरा का पूरा एडजस्ट कर लूँ। आंसर इज नो, पूरा का पूरा 1.5 लाख आप एडजस्ट नहीं कर सकते। आप एडजस्ट कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ मैट लायबिलिटी, यानी केवल 50,000 ही इसमें से माइनस कर सकते हैं। डिटेल है स्क्रीन पे, डिटेल देख लेना, ये स्क्रीन में मैंने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आज हमारा 12-13 चैप्टर हो गया। तो आज का संडे बहुत बढ़िया रहा और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा आप शेयर कीजिए और इससे थोड़ा मेरे को भी बेनिफिट होगा। अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ देन आपकी भी तो ड्यूटी बनती है ना कि सर को गिव एंड टेक वाला सिचुएशन करें। और शिक्षा तो एक ऐसी चीज़ है जितना आप इसको बांटेंगे उतना आपका शिक्षा बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।